एक ऐसी दुनिया का सोचो जहाँ पर हर तरफ सिर्फ जंग का माहौल हो, जहाँ पर हर कोई लड़ने मरने में लगा हुआ है। उस दुनिया में एक लड़का है, लुक्टस आर्लुक। दुनिया की नजर में वो एक लूजर है, लेकिन उसका एटीट्यूड बिल्कुल ही चिल है। उसको किसी भी चीज की परवाह नहीं है, हर दिन बस मजे लेना, सोचना कि काश जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना होती। और अपने दोस्तों की नोक झोंक को सुनना उसका फेवरेट टाइम पास है। लोग उसे केयरलेस समझते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि लुक्टस अंदर से बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है और बैटलफील्ड का साइलेंट जीनियस है, जो बिना खुद लड़े सिर्फ अपने दिमाग से दुश्मनों की वाट लगा देता है। लेकिन आयरनी ये है कि उसे खुद लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी नजर में जंग एक बेवकूफी है, जहाँ पर लोग सिर्फ फालतू में अपनी जान गवा देते हैं। इसलिए वो हमेशा साइडलाइन चीजों को कंट्रोल करना पसंद करता है। एक दिन उसकी बचपन की दोस्त याटोरी सिनो उससे कहती है कि एक हाई लेवल का ऑफिसर एग्जाम देने के लिए उन्हें एक आइलैंड पर जाना पड़ेगा। याटोरी और लुक्टस बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ पर लुक्टस लेजी और चिल है, वहीं पर याटोरी एक सीरियस और नो नॉनसेंस लड़की है, जो किसी भी बैटल में बिना सोचे समझे कूद पड़ती है। और शिप पर चढ़ने के बाद उनकी मुलाकात उनके पुराने दोस्तों से होती है। मैथ्यू एक मोटा बंदा जो कि हमेशा खाने की बात करता है। टोरवेरीमैन एक हैंडसम शार्प शूटर है और हरोमा एक प्यारी सी मेडिस, जिसे देखकर लुक्टस का सिम्स मोड ऑन हो जाता है। लेकिन हरोमा उसे तुरंत फ्रेंड जोन कर देती है, जैसा कि उसका डेली का रूटीन हो। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर एक जबरदस्त तूफान आता है और शिप को टाइटैनिक बना देने की धमकी देता है। पूरा शिप हिलने लगता है और लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगते हैं और सब अपनी जान बचाने में लगे होते हैं। तभी एक लड़की पानी में गिर जाती है। लुक्टस जो हमेशा चिल रहता है, बिना सोचे समझे उसके पीछे कूद जाता है उसको बचाने के लिए। कुछ घंटों के बाद सब होश में आते हैं और पता चलता है कि वो एक अननोन आइलैंड पर आ चुके हैं। जो लड़की बेहोश पड़ी थी वो कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि किंगडम की तीसरी राजकुमारी है। राजकुमारी उठती है, सबको थैंक यू बोलती है और फिर टोरवे के साथ आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाती है। लुक्टस जो फ्री लोडिंग का बाप है, उसको रॉयल पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और टोरवे से सिर्फ एक काम के लिए बोलता है, भाई खाने का जुगाड़ करो यार। जंगल में फूड ढूंढते वक्त उन्हें एनिमी ट्रॉप्स दिखाई देते हैं। समझ में आता है कि वो गलती से एनिमी टेरिटोरी में घुस चुके हैं। तुरंत वापस लौटकर वो सभी को वॉर्न करते हैं। अब उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो कायोकुइन आर्मी के सामने सरेंडर कर दे या फिर बॉर्डर तोड़कर वापस लौट जाए। मैथ्यू जो हमेशा टेंशन फ्री रहता है, तुरंत सरेंडर करने की तैयारी करता है, लेकिन याटोरी उसे समझाती है कि एनिमी उन्हें डिप्लोमेटिक पॉन्स की तरह यूज करेंगे। राजकुमारी जो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझती है, अनाउंस करती है कि वो कभी भी सरेंडर नहीं करेगी। लुक्टस जो इस कंट्रोल फ्रीक से डील करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, तुरंत बोलता है, चुप कर और वापस किचन में जा जहाँ से तू बिलोंग करती है। याटोरी जो बासी है, लुक्टस को एक जोर का धक्का देती है और राजकुमारी से माफी मांग लेती है। लुक्टस तो अपनी बकचोदी में था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा होता है कि यह प्रॉब्लम उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बड़ी है और अब उसकी जिंदगी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उसका दिमाग और उसका चिल एटीट्यूड दोनों ही टेस्ट होने वाले हैं। अब हम लुक्टस को एकता बोलेंगे। एकता केव से गुस्से में बाहर आता है और ये टोरी मजाक में उससे पूछती कि तेरी चड्डियां इतनी तंग क्यों हो रही है, क्या प्रिंसेस ने तुझे इतना परेशान कर दिया। एकता जो कि ऑलरेडी मूड ऑफ में था, तुरंत जवाब देता है, प्रिंसेस एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की जो कि सिर्फ अपनी मर्जी चलाना जानती है। उसको लगता है कि दुनिया उसके बाप की है। या टोरी जो कि थोड़ा रिलैक्स मोड में होती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। एकता वो अभी छोटी है, तुम उसे इतनी मैच्योरिटी की उम्मीद कैसे रख सकते हो, थोड़ा पेशेंस रखो यार। दोनों इस बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तब तक रात का वक्त हो जाता है। रात के खाने के बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। प्रिंसेस जो अभी तक अपने आप को सेटअप कर रही थी, एकता के साथ मिलकर एक होमवर्क सेट करने लगती है। जैसे ही उस पर लेटने के लिए जाती है, तभी आसमान में एक कोयो का एयर दिखाई देता है जो कि आइलैंड का सर्वे कर रहा होता है। एकता बिना किसी देरी के प्रिंसेस को उठाता है और दोनों एक बड़े बेड के पीछे छुप जाते हैं। सांस रोक कर वहीं पर रुकते हैं जब तक कि वो एयर यूनिट वापस ना चला जाए। उसके बाद सब लोग वापस केव में आकर सो जाते हैं, लेकिन रात के बीच प्रिंसेस बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से भाग जाती है। सुबह जब सभी को ये बात पता चलती है तो तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें तब समझ में आता है कि प्रिंसेस को दुश्मन देश के सोल्जर्स ने पकड़ लिया है। अब एकता के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा होता है, दुश्मनों को एक सॉलिड झूठ बोलना। एकता अपने एक्टिंग स्किल का यूज करता है और उन सोल्जर को बताता है कि वो अपने अत्याचारी देश से बचकर यहाँ पर भाग कर आए और क्योंकि रिपब्लिक में अपनी शरण लेना चाहते हैं। बेवकूफ सोल्जर्स उनकी कहानी पर विश्वास कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो उन्हें केव तक ले चले। जैसे ही एकता कंफर्म करता है कि ये सोल्जर सच में अकल से पैदल है, वो अपनी टीम को अटैक का सिग्नल देता है। सब मिलकर सोल्जर्स पर टूट पड़ते हैं और सबको मार गिराते हैं। बस एक सोल्जर बच जाता है जो कि बुरी तरीके से घायल होता है। वो लोग उसे एक डील का ऑफर करते हैं, अगर उनके सवालों का जवाब देंगे तो उनकी जान बचा लेंगे। डर के मारे सोल्जर्स उन्हें कई जरूरी बातें बता देते हैं जो कि दुश्मन देश और उनके पेट्रोलिंग के बारे में होती है। लेकिन जैसे ही उन्हें आंसर मिल जाता है, उन्हें बचाने का मौका मिलने से पहले वो सोल्जर्स मर जाता है। प्रिंसेस को छुड़ा लेने के बाद सब लोग वापस निकलते हैं। रास्ते में प्रिंसेस गिल्ट में डूब जाती है क्योंकि उसकी वजह से इतनी सारी जान गई थी। वो सोचती है कि उसे अपनी जान ले लेनी चाहिए, लेकिन एकता उसे एकदम काम और कंपोज तरीके से समझाता है, जिंदगी हारने से नहीं बल्कि लड़ने से सुधरती है। तुमने गलती की और अब तुम्हें दूसरा मौका मिला है। प्रिंसेस तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन एकता के अंदर अभी भी गिल्ट होता है, बस वो किसी को दिखाता नहीं है। अगली सुबह एकता एक पेट्रोल यूनिट के फ्लाइंग व्हीकल के ब्लिप को हैक कर लेता है। उसका प्लान सिंपल होता है, इस फ्लिप का यूज एक बैट की तरह करके इस आइलैंड से निकलने का। वो और उसकी टीम अपने आप को काइकेन आर्मी के सोल्जर्स की तरह भेष बदल लेते हैं और दुश्मन आर्मी के मिलिट्री के चीफ को एक फेक कहानी सुना देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि किसी ने उनका ब्लिप चुरा लिया और उसे द
ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ भाग रहा है। ये सुनते ही चीफ एकदम टेंशन में आ जाता है और वो पूछता है कि उस थीफ की डिमांड क्या थी। एकता तुरंत जवाब देता है कि वो चाहता है कि उसकी फैमिली वापस किंगडम में भेज दिया जाए, तभी वो ब्लिप लुटाएगा। दुश्मन आर्मी चीफ इस डिमांड को सुनते ही इतना स्ट्रेस ले लेता है कि वो बिना सोचे समझे डील को एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह कुछ दिनों के अंदर वो लोग वापस अपने किंगडम में पहुंच जाते हैं। प्रिंसेस के लोग पैलेस में उनका स्वागत करते हैं जैसे कि उन्होंने कोई महान जीत हासिल की हो। सबको लगता है कि सब कुछ शांत हो गया, लेकिन ये शांति सिर्फ 1 महीने की होती है। 1 महीने के बाद एक बुरी खबर आती है। ईस्टर्न रीजन में काइकेन आर्मी ने पूरा कब्जा कर लिया और प्रिंसेस का ट्रस्टेड जनरल हाजा फ्रीका इस जंग में मारा चुका है। एकता पहले ही जनरल को वार्न कर चुका था कि एक वन साइडेड वॉर है जिसमें हारना तय है, लेकिन जनरल ने उसकी बात को लाइटली में ले ली और जब होने वाला था उसको कोई नहीं रोक सकता था। जनरल रिकॉन की मौत के बाद एकता और भी पक्का हो जाता है कि हर महान इंसान का अंत सिर्फ ओवरवर्क की वजह से ही होता है। अगले दिन उन्हें राज्य के सबसे बड़े सम्राट के दरबार में बुलाया जाता है, जो कि टेक्निकली अब मारे जा चुके हैं। मेरा मतलब मरे हुए एम्पेरियर है, लेकिन उनकी आत्मा उनसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। एम्पेरियर उन्हें अपनी बेटी की जान बचाने के लिए शुक्रिया कहने की वजह उन पर एक बड़ा बोझ डाल देती। उन्हें इंपीरियल नाइट का दर्जा दिया जाता है। एकता के लिए ये एक कर्ज की तरह होता है, क्योंकि अब उसकी फ्रीडम खत्म हो चुकी है। ऑर्डर्स फॉलो करना, रूल्स में बंधे रहना और ये सब उसके लिए एक नाइट मेयर होता है। सेलिब्रेशन के लिए जाते वक्त एकता का गुस्सा प्रिंसेस पर फट पड़ता है। वो चिल्लाकर कहता है, तेरी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। क्या मैं एक नाइट बन चुका हूँ? जिसका मतलब है कि मुझे हर वक्त ऑर्डर्स को सुनने पड़ेंगे। फ्रीडम गया तेल लेने, मस्ती गई भाड़ में, अब की एक खाक जिंदगी जीऊंगा मैं। प्रिंसेस, जो कि थोड़ी सी गिल्टी फील कर रही होती, ये एक्सेप्ट करती कि उनका इस्तेमाल एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान जनरल राइकोन की मौत से हटाया जा सके। लेकिन फिर भी वो एक अजीब ऑब्सेशन दिखाने लगती और एकता के परिवार के बारे में सब कुछ बोलने लगती है, जैसे वो उसकी पुरानी स्टैकर हो। प्रिंसेस एकता की फैमिली के सीक्रेट्स एक एक करके खोलती, जैसे कि वो किसी स्पाई मूवी का विलन हो। वो बताती कि एकता के पिता भी एक महान जनरल था, लेकिन उसने इंपीरियर की हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से उसे जेल में डाल दिया गया और वहाँ उसकी मौत हो गई। फिर वो एकता के टीचर के बारे में बोलती, जो कि एक साइंटिस्ट था और उसने अपना पूरा रिसर्च छोड़कर काइकोन रिपब्लिक में शरण ले लिया। लेकिन जैसे ही वो उसकी माँ का जिक्र करती, एकता का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है। एकता एक झटके में प्रिंसेस की तरफ बढ़ता और उसके गले तक अपना हाथ पहुंचा देता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी रेज होती है और वो धमकी भरी आवाज में कहता है, अगर तूने मेरी माँ के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तेरी गर्दन तोड़ के रख दूंगा। ये टोरी और टोरवे तुरंत बीच में आकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते और प्रिंसेस शोक में एकदम चुप हो जाती है। अब सिचुएशन ऐसी होती है कि एकता और उसके दोस्तों को लगता है कि बस अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, एक शिप को हाईजैक करो और समंदर के बीच लहरों में खो जाओ। क्या पता, हो सकता है कि उनका सफर एक एपिक एडवेंचर में बदल जाए, जिसमें वो अपनी टीम के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करे, नए नए आइलैंड्स को डिस्कवर करे और एक दिन पूरा समुद्र अपने कंट्रोल में ले आए। सेलिब्रेशन के बीच जब सब इंपीरियल नाइट्स बेजेस रिसीव कर रही होती हैं, तभी यह टोरी एकता के पास आकर बैठती। एकता उसे धीरे से कहता है, आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन है, बिल्कुल उसी दिन की तरह जब मैंने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया था। यह टोरी उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन एकता के अंदर का दर्द और गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता है। आज एकता उस चीज में बदल चुका है जिसमें उससे सबसे ज्यादा नफरत थी, एक सोल्जर, एक नोबल और एक हीरो। कुछ दिन के बाद और उसके साथ ही कट वार्नर एम्पायर के बेस के हाई लेवल ऑफिसर स्कूल में इनरोल हो जाते हैं। वहाँ ऑफिसर इंचार्ज सबको बताता है कि ये वही इंपीरियल नाइट्स है जिन्होंने काइकोन किंगडम से प्रिंसेस को बचाया था। साथ ही वो ये भी अनाउंस करता है कि 12 साल की प्रिंसेस कमेल भी स्कूल ज्वाइन कर चुकी है, तो सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने ट्रेनिंग में मेहनत करनी चाहिए। पर एकता जो सबसे अनइंटरेस्टेड कैंडिडेट है, सबसे बड़ा जम्हाई लेता है जैसे कि वो अभी गिरने वाला हो। जल्दी टफ मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो जाती, जिसमें सबको अपने कोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए लैब्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन एकता बिल्कुल बेकार है, वो हमेशा लास्ट पोजीशन में फर्स्ट आता है और अपनी किस्मत को कोस रहा होता है कि जो उसे इस बुरे ट्रेनिंग कैंप तक ले जाए। कोच भी उसको बार बार डम्बेस कहकर चिल्लाता है और बोलता है कि उसको अपने बैग को पैक कर लेना चाहिए और घर चले जाना चाहिए। एकता के लिए ये आइडिया उतना बुरा भी नहीं लगता। बाद में सब लोग पेड़ के नीचे रिलैक्स कर रहे होते हैं, तभी टोरवे सभी का मूड खराब कर देता है और याद दिलाता है कि उनका क्रूज पे प्रैक्टिस है, एक लेक्चर और एक मैराथन भी बचा हुआ है। ये सुनकर सभी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तभी एक बुली गैंग वहाँ पर आता है, जिसका लीडर बिल्कुल एक फुटबॉल जैसा दिख रहा होता है। वो लोग उनकी सूप में एक अजीब सा सेंटीपेड डाल देते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि ये स्पेशल एनर्जी बूस्टर है। सब लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन एकता बिना किसी टेंशन के एक पत्थर उठाता है, सेंटीपेड का सर क्रश कर देता है और उसे निगल लेता है। सब लोग शौक में आकर उसको देख रहे होते हैं। उसके बाद वो कैजुअली सभी को सिखाता है कि सेंटीपेड खाने से पहले उसका सर क्रश कर देना चाहिए, नहीं तो पॉइजन हो सकता है। ये देखकर बुली गैंग भी थोड़ा डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। यह टोरी हंसती हुई बोलती है कि बेचारे लोगों को नहीं पता था कि एकता इस दुनिया का आखिरी बंदा होगा जो कि इंसेक्ट से डरेगा। मैथ्यू, जिसका मुंह आधा खाना से भरा होता है, मम्बल टोन में बोलते हैं कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि सबसे छोटे कुत्ते ही सबसे ज्यादा भौंकते हैं। ये सुनकर एकता और ये टोरी एक साथ उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये बात तो मैथ्यू पर भी बहुत ज्यादा फिट बैठती है। जल्दी सब लोग क्लास में आकर टैक्टिक्स का लेक्चर अटेंड कर रहे थे, लेकिन एकता लास्ट बेंच पर मजे से सो रहा होता है। तभी अचानक प्रिंसेस कमेल उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या उसके बगल में बैठ सकती है। एकता बस अपने सैसी एटीट्यूड में बोलता है, ना तो ये देश उसका है और ना ही ये चेयर, तो प्रिंसेस को जो करना है वो कर सकती है। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर क्लास में आता है और लेक्चर शुरू होता है, लेकिन कमेल लेक्चर सुनने की वजह एक नोट को
लिख रही होती है और वो एकता को देती है, जिसमें वो पूछती है क्या उसको यहाँ पर मजा आ रहा है। एकता सोए सोए जवाब देता है कि उसको यहाँ पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ना तो वो यहाँ पर आराम से सो सकता है और ना ही लड़कियां ला सकता है। सैमुअल शर्माते हुए पूछती है कि एकता के दिमाग में सिर्फ लड़कियां ही छाई रहती है। एकता हंसकर कहता है कि वो भी इस टोपी के लिए बहुत ही छोटी है। तभी प्रोफेसर सैमुअल को आवाज लगाता है और कहता है कि वो किताब में आगे पढ़े, लेकिन प्रिंसेस को आगे के पेज के नंबर का आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो एकता के साथ गॉसिप्स करने में लगी होती है। सबके सरप्राइज के लिए एकता उसे एम्बैरेस होने से बचा लेता है और एग्जैक्ट पेज नंबर बता देता है। सैमुअल थोड़ी awkward फील करती है, लेकिन वो अंदर से खुश भी होती है। फिर प्रोफेसर एकता से पूछते हैं कि वो बताए कि बैटल ऑफ एफिलिया ऐतिहासिक रूप से इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी। एकता बिना किसी हेजिटेशन के स्टार्ट हो जाता है और छोटी से छोटी डिटेल, स्ट्रेटजी और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन करने लगता है। उसकी नॉलेज सुनकर प्रोफेसर और क्लासमेट्स एकदम इंप्रेस हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैथ्यू और टोरवे साफ शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मैथ्यू उसकी तारीफ करता है और वो कहते हैं कि अगर टोरवे ऐसे ही कंटिन्यू करे तो वो बैटलफील्ड में किसी भी मिलिट्री कमांडर को इजीली शूट कर सकता है। लेकिन तभी कुछ सीनियर स्टूडेंट्स उनके सामने आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल ड्रग सेलर्स जैसे दिख रहे होते हैं। उनमें से दो बंदे बिल्कुल टोरवे की तरह ग्रीन हेयर्ड होते हैं और पता चलता है कि ये लोग उसके बड़े भाई बहन हैं। सूरी हाजिल स्मगलिंग मैथ्यू के पास जाकर पूछता है कि टोरवे ने आइलैंड पर क्राउड की तरह बिहेव किया या फिर नहीं, लेकिन मैथ्यू सीधा मना कर देता है। तभी रिमेन टोरवे का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि वो बस दूर से ही शूट करने में अच्छा है, क्योंकि वो सामने से लड़ने में इतना डरपोक है कि आर्मी के सामने आने की उसकी हिम्मत भी नहीं होती है। वो और भी आगे बोलता है कि टोरवे अपने कॉमरेड्स को जरूर छोड़कर भाग जाएगा जब भी वो डेंजर दिखेगा उसको। टोरवे इतना सुनने के बाद और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और जोर से चिल्ला पड़ता है कि वो भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन उसका बड़ा भाई गुस्से से भड़क उठता है, क्योंकि टोरवे ने उसकी बात काट दी थी। फिर वो टोरवे को हरेस करना शुरू कर देता है। तभी टोरवे सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहता है। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और वो कोई और नहीं बल्कि एकता होता है। उसकी शांति भरी नींद टोरवे के भाइयों के शोर की वजह से डिस्टर्ब हो गई थी। अपनी यूज बस सैसी एटीट्यूड में एकता रिमेन को देखता है और sarcastic टोन में बोलता है कि उसका गंदा चेहरा देखकर तो उसको उल्टी जैसा फील हो रहा है, काश वो एक्सप्लोड हो जाए। और फिर बिना किसी वार्निंग के एकता एक क्रीपी सेंटीपीड उठाता है और सीधा सूरी हाजी लेक के चेहरे पर डाल देता है। सूरी एकदम से चिल्लाने लगता है, जबकि एक चिल वे में एक साइड जंप मारकर ग्राउंड पर उतर आता है। लेकिन अगले सेकंड में रिमेन गुस्से में आकर एकता के पेट में एक जोर से मुक्का मार देता है। टोरवे और मैथ्यू उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उसको सारी हाजी लेक रोक लेता है। वो टोरवे का मजाक उड़ाता है और वो बोलता है कि वो इतना वीक है कि अपने दोस्तों को भी नहीं बचा सकता। एकता जोर से हंस पड़ता है और वो कहता है सिर्फ सदस्टिक जर की नहीं, सारा सलंग तो दिमाग से भी बिल्कुल खोखला है। ये सुनते ही सारा सलंग और भी गुस्से में आ जाता है और एकता को जोर से लात मारने लगता है। लेकिन चाहे जो हो जाए, एकता की बकबक बंद होने का नाम ही नहीं लेती। वो चिल टोन में डिक्लेयर करता है कि एक मैनरलेस जानवर जैसे सारंग तो जब चाहे किसी को भी मुक्का मार देता है, लेकिन एक असली सोल्जर वहीं पर अटैक करता है जब सही समय हो। और उसी तरह एकता जो चाहता है जब चाहता है वो बोलता है, किसी को पसंद आए या ना आए। ये कहकर एकता आराम से उठता है और बिना किसी टेंशन के चलता हुआ ये टोरी और प्रिंसेस केमेल की तरफ देखता है। वो कैजुअली बोलता है कि अब जो वो काम कर रहा है वो सब संभाले। सब एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि प्रिंसेस केमेल को टेंशन होने लगती है कहीं उसको जेल ना भेज दिया जाए। लेकिन तभी ये टोरी स्मार्टली आगे बढ़ती है और एक हाफ बेक्ड कहानी सुना देती है। वो प्रिंसेस को समझाने लगते हैं कि असल में एकता ने खुद को अपर क्लासमैन को चैलेंज दिया था कि एक स्प्रिंगिंग मैच के लिए, और मैच के रूल भी एकता ने खुद बनाए थे। ये 5 वर्सेस 1 होने वाली थी, जिसमें अगर ओपोनेंट हार जाए तो अगले तुरंत अटैक कर सकता है। फिर ये टोरी और भी क्लियरली डिक्लेयर करती कि एकता ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका है, तो वो उसकी जगह पर फाइट करेगी और मैच कंटिन्यू होना चाहिए। ये सुनकर सीनियर्स एकदम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन तब तक ये टोरी एक्शन में आ चुकी होती है। वो एक ट्रबल मेकर हाथ में पकड़कर उसे एक पंच में अदृश्य कर देती है। फिर वो बिना किसी ब्रेक के वो दूसरे दो अपर क्लास को भी वैसे ही हरा देती है, जब तक सिर्फ रेमेन ब्रदर्स ही ना बचे होते हैं। लेकिन उनमें से सबसे बड़ा भाई बाकी सभी को रोक लेता और चुपचाप निकल लेता है। एकता एक बेंच पर रिलैक्स कर रहा था, जबकि एक नर्स उसके जख्म को ट्रीट कर रही होती है। उसका पूरा चेहरा प्लास्टर्ड होता है, लेकिन उसके एक्सपीरियंस से क्लियरली लग रहा होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। टोरवे गिल्ड में डूबा हुआ होता है और वो कहता है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसके भाइयों ने एकता की हालत खराब कर दी। लेकिन एकता एकदम चिल मोड में होता है और उसको समझाता है कि ये सब उसकी गलती नहीं है। असल में एकता खुद ही अननेसेसरी गुस्सा हो गया था जब उसकी शांति भरी नींद को डिस्टर्ब की गई। तभी एकता थोड़ा सीरियस होकर टोरवे से सवाल करता है, तू जानता है कि वॉर ऑफ एंटिटिशन क्या होती है? टोरवे थोड़ा हेजिटेट करता है और फाइनली जवाब देता है कि वो एक ऐसी बैटल होती है जो असल में लड़ाई को अवॉइड करने और दूसरे चांस के लिए वक्त खरीदने के लिए खेली जाती है। एकता मुस्कुराता है और वो कहता है कि ये दुनिया की सबसे मुश्किल बैटल होती है। सब कैडेट्स मिलिट्री एकेडमी के परेड ग्राउंड में खड़े होते हैं, जहाँ ऑफिशियली उनके नए पेल्टोन्स को डिजाइन किए जा रहे होते हैं। अब से हर किसी को अपने अपने पेल्टोन में काम करना पड़ेगा। ये टोरी पेल्टोन 1 में चली जाती है और टोरवे साफ शूटर्स के पेल्टोन में भेजा जाता है और एकता को लाइट पेल्टोन दिया जाता है। लेकिन जैसे एकता अपने नए कमांडिंग ऑफिसर के सामने आता है, उसे कुछ अजीब लगता है, जैसे वो लड़की कहीं देखी पहचानी से लग रही हो। और तभी वो लड़की एकदम कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ अपना इंट्रोडक्शन देती है। लेकिन अगले सेकंड वो एकता को गुस्से से देखती है और कहती है कि तू मुझे पहचानता है राइट? मैं उस औरत की बेटी हूँ जिसे तू कुछ दिन पहले फ्लर्ट कर रहा था। एकता का चेहरा एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है और फिर वो एक ऑकवर्ड सी हंसी हंस देता है। लेकिन लड़की रुकती नहीं, वो सीधा गुस्से में बोलती है, और सुन तुम मुझसे दूर ही रहना, समझा? क्योंकि मैं एक होम ब्रेकर हूँ। एकता और उसके दोस्त काफी चिल मूड में कैफे में
बैठे होते हैं। जब एकता ये हिलेरियस इंसिडेंट सभी को बताता है, ये टोरी एकदम से डेड पेन फेस को डिक्लेयर करती है। तो बेसिकली वो और जिसे तू एंजॉय कर रहा था उसकी एक बेटी भी थी और अब वो तेरी प्लेटून लीडर बन चुकी। कांग्रेचुलेशन। सबके चेहरे देखने लायक होती और एकता सिर्फ एक डम डिफीटेड एक्सप्रेशन में अपने चाय का सिप लेता है। एकता को प्लेटून की डेली एक्टिविटीज में लीड करने या पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं दी जाती थी। यह टोरी गुस्से में डिक्लेयर करती कि एकता को ये प्रॉब्लम खुद ही सोल्व करनी होगी क्योंकि वो एक केयरलेस जर्क है और उनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। अगले दिन मैथ्यू घबराते हुए भाग रहा होता है और वो बताता है कि मोंक बैटल शुरू होने वाला है और एकेडमी में इसके डिटेल्स भी अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि एक तरफ एकता और टोरवे और उसकी राइवल टीम में ये टोरी, बुली, सीरी होगलेग और सुसेर है। इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएटेड ऑफिसर जैसे कि सेरी हेगलेग फिर से इन्हें बुली करने वाला। टोरवे उदास हो जाता है क्योंकि उसके क्रेजी भाई एकता और उसके दोस्तों की लाइफ बहुत ही मुश्किल बनने वाली है। लेकिन एकता उससे बोलता है कि रोना धोना बंद करे क्योंकि उसके भाई सिर्फ उसके टारगेट करके उससे बदला लेना चाहते हैं। जब सब लोग लड़ रहे होंगे तभी मेडिक्स दोनों टीम के वाउंडेड सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करेंगे। एकता कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और वो पहले ही दूसरों से एक कदम आगे क्योंकि उन्होंने आइलैंड इंसिडेंट में रियल लाइफ डेंजर का सामना किया है और सबसे बड़ी बात इस डेंजर को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए तैयार है। एकता सीधा उससे पूछते क्या वो इसलिए नाराज है क्योंकि उसने उसकी माँ के साथ एक रात गुजारी थी। सूर्या घबरा जाती है और झूठ बोलती है नहीं, वो सिर्फ इसलिए उस पर गुस्सा है क्योंकि एकता फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत ही नीचे है और वो सिर्फ एक डेस्क जॉब के लिए सुटेबल है। पेल्टोन कमांड करना उसके बस की बात नहीं है। एकता उसका रीजन सुनकर मुस्कुराता है और शांत तरीके से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो मोंक बैटल जीत सकती है। सूर्य बोलती है कि उनके जीतने का चांस बहुत ही कम है क्योंकि उनका सामने एक्सपीरियंस्ड लोगों से होगा। तब एकता उससे एक सवाल करता है कि अगर वो अपनी पेल्टोन को जीत की तरफ ले जाए तो क्या इसका मतलब ये होगा कि वो एक बेहतरीन कमांडर है या कम से कम इतना प्रूफ हो जाएगा कि वो इतना भी बेकार नहीं है कि उसे डेस्क जॉब पर भेजा दिया जाए। सूर्य इस बात पर स्पीचलेस हो जाते लेकिन फिर एग्री कर देती है। वो बोलती है कि अगर उसकी टीम मोंक बैटल जीत गई और एकता इस जीत में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है तो उसको पेल्टोन कमांड करने देगी, लेकिन अगर वो हार गए तो एकता को डेस्क जॉब एक्सेप्ट करनी होगी। कुछ दिन के बाद सभी मोंक बैटल के लिए एक ओपन ग्राउंड की तरफ मार्च कर रहे होते हैं। एकता जो स्मार्ट है पेल्टोन को लीड कर रहा होता है जबकि बुली रेमन अपनी पेल्टोन के साथ पीछे चल रहा होता है। मौसम खराब हो जाता है और जोर से बारिश होने लगती है जो जमीन को गीला और स्लिपरी बना देती है, लेकिन एकता बहुत ही ट्रेंड है और हर मुश्किल सिचुएशन में हैंडल करना जानता है। जब वो अपना कैंप सेटअप करता है तो सूर्य हैरान होकर उससे पूछती है कि एकता बिना मैप के कैंपिंग ग्राउंड कैसे ढूंढ लेता है। एकता बहुत ही मुस्कुराता है और वो कहता है कि मैप हमेशा मेरे दिमाग में ही होता है, ये सिर्फ उसका एक्सपीरियंस है जो उसके मास्टर की टेक्निक से मिला है जिसकी वजह से वो कैंपिंग ग्राउंड तक पहुंच गया। एक्सरसाइज का दूसरा दिन शुरू होता है और एकेडमी के ऑर्डर्स के मुताबिक सब अपने टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ एकता और टोरवे और दूसरी तरफ ये टोरी और बुली रेमन। ये टोरी सभी को कंफर्म करती है और एकता और उसके पेल्टोन कारिकिरा रिवर के साउथ में आ जाते हैं और वहां पर पहुंचकर मोंक बैटल शुरू करनी होगी। दूसरी तरफ एकता समझ जाता है कि ये टोरी ने ऑलरेडी बुली रेमन को पहली पेल्टोन का लोकेशन बता दिया होगा और वो अब तक पैनिक कर रहा होगा, अपने सोल्जर्स को साउथ की तरफ भेजने का ऑर्डर दे रहा होगा। जल्दी बुली रेमन और उसकी पेल्टोन नदी के करीब पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एकता की टीम दूसरी तरफ पोजीशन ले चुकी है। बिना सोच विचार किए बुली रेमन अपने ट्रोप्स को ऑर्डर देता है कि वो सीधा नदी के थ्रू मार्च करे और एकता की टीम को एलिमिनेट कर दे, लेकिन उसका एक भाई बहुत ही सावधानी से सजेस्ट करता है कि पहले नदी के पानी को चेक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई डूब ही जाए। लेकिन बुली रेमन घमंड में बोलता है कि उसे ऑलरेडी नदी की गहराई का पता है और क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी बस कमर तक ही होगा। फिर अपने दूरबीन से देखने लगता है और नोटिस करता है कि एकता और उसकी ट्रोप्स जंगल में छुपी हुई है ताकि पीछे से अटैक कर सके। ये देखकर वो याटोरी को ऑर्डर देता है कि वो अपनी पेल्टोन लेकर अप रिवर जाए और एकता और उसके सोल्जर्स को ब्लॉक करे, लेकिन याटोरी थोड़ा हेजिटेट करती है क्योंकि बैटल शुरू होने से पहले अपनी फोर्स को स्प्लिट करना रिस्की हो सकता है। बुली रेमन उससे घमंड भरी आवाज में कहते हैं कि जब तक कि वो पहले अटैक नहीं करते तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी एक नदी उन दोनों के बीच में है। याटोरी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और चिल्लाता है कि वो सिर्फ अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर को ही फॉलो करेगा। ये सुनकर याटोरी को कंफर्म हो जाता है कि एकता के लिए इन जैसे डम हेड्स को हराना एक बच्चों जैसा खेल होने वाला है, इसलिए वो बस फॉलो के साथ चलने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ एकता बुली रेमन के पेल्टोन से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। याटोरी कुछ सोल्जर के साथ एकता की पेल्टोन के पीछे पोजीशन ले लेती है जैसा उसे ऑर्डर दिया गया था और अपनी टीम को वहां रुकने के लिए कहती है। थोड़ी देर में सोल्जर्स थकने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद से एकता की पोजीशन ने उन्हें इल्यूजन में फंसा दिया, लेकिन जैसे ही एक सोल्जर उठकर देखने की कोशिश करता है टोरवे उस पर ब्लूप्रिंट मार देता है जो कि इंडिकेट करता है कि वो सोल्जर्स आउट हो चुका है। जल्दी एकता अपने ट्रोप्स को डायरेक्ट अटैक करने का ऑर्डर देता है और सभी बुलिस रेमोन्स के पेल्टोन टूट पड़ते हैं। एकता और उसकी पेल्टोन के लिए नदी पार करना किसी मक्खन की तरह आसान था क्योंकि उसके ऑर्डर से पहले ही उसने ट्री का अंडर वाटर ब्रिज बना दिया होता है। बुली रेमोन इस अचानक हुए अटैक से बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था, लेकिन तभी याटोरी वापस आती और अपने पेल्टोन को डिफेंस करती है, सिर्फ सिग्नल देते हुए कि एकता पर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने वाली है। ये देखती एकता अपने ट्रोप्स को वापस अपनी जगह छुपने का ऑर्डर देता है ताकि ये टोरी की ब्रूट फोर्स को सीधा शिकार ना बनना पड़े। थोड़ी देर के बाद वो नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। साथ में राइवल टीम के कुछ कैप्चर सोल्जर्स भी होते हैं। वहां पहुंचकर एक प्यारी से मैडी से कहता है कि वो वाउंडेड सोल्जर्स का ध्यान रखें। टोरवे
पूछता है कि क्या अब राइवल टीम अटैक नहीं करेगी। इस पर एकता उसे याद दिलाता है कि उसका बुली भाई एक सैडिस्टिक हॉटवेड है जो इंश्योर करेगा कि उसकी टीम का आखिरी बंदा तक लड़े, मतलब वही दोबारा अटैक कर सकता है। थोड़ी देर के बाद प्रिंसेस आकर एकता को उसकी स्मार्ट बैटल स्ट्रेटजी के लिए बधाई देती है, लेकिन एकता कैजुअली उससे कहता है कि हाँ बस निकल ले अब तू। दूसरी तरफ बुली रेमोन गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है। ये टोरी पर चिल्लाता है क्योंकि बैटल उसके हाथों से निकल चुकी होती है, लेकिन अब उसका अगला प्लान एक एम्बुश लगाना होता है। वेस्ट रोड पर एकता की पेल्टोन का पीछा करके उसे घायल करना और उसके चेहरे से उस सन ग्रीन हमेशा के लिए मिटा देना। लेकिन एकता को पहले ये पता होता है कि बुली रेमोन रिवेंज में जल रहा है। सूर्य पूछती कि अब वो बैटल कैसे जीतेगा। इस पर एकता मुस्कुराता है और वो कहता है कि एनिमी का पीछा करने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि किसी का पीछा करना थका देने वाला होता है, किसी का पीछा किया जाना मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। लेकिन अगर तुम इंश्योर कर दो कि दुश्मन तुम्हारा पीछा करे तो वो सबसे ज्यादा मददगार हुआ, क्योंकि वॉर भी प्यार की तरह होती है। बुली रेमोन बेचैनी से एकता के अटैक का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन 1 घंटा बीत चुका होता है और कहीं भी एकता दिखाई नहीं देता है, जैसे वो वहाँ से गायब भी हो चुका हो। तभी एक इन्फॉर्मेंट आकर रेमोन को बताता है कि एकता और उसकी पेल्टोन नॉर्थ के जंगल की तरफ चली गई है और उन्होंने नॉर्थ की एग्जिट गेट को सील कर दिया है। ये सुनकर ये टोरी तुरंत समझ जाते हैं कि अब पूरी तरीके से ट्रैप हो चुकी है, क्योंकि एकता ने उनकी पेल्टोन से बचने का इकलौता रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था। वो बुली रेमोन को समझाते कि किसी न किसी पॉइंट पर हमें नॉर्थ गेट का यूज करना पड़ेगा ताकि सेंट्रल बेस तक पहुंच सके, लेकिन अगर एग्जिट सील हो चुकी है तो मॉक बैटल खत्म होते ही हमें ऑटोमेटिकली हार मान लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम वापस नहीं जा सकेंगे। मतलब एकता की पेल्टोन बिना लड़ाई के जीत जाएगी। ये सुनकर बुली रेमोन पैनिक में अपने ट्रूप्स को नॉर्थ ऑर्डर की तरफ मार्च करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ एकता का प्लान बिल्कुल उसके सोचने के मुताबिक चल रहा होता है। उसके सामने से बुली रेमोन उसकी आर्मी नाराज लगने लगती है। ये देखकर वो अपने ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि वो ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कि वो शूट करने वाले, लेकिन एक्चुअली उन्हें चार्ज करना है, लेकिन बिना ज्यादा दूर जाए। साथ ही सभी को टर्म्स ऑफ 2 में काम करने का ऑर्डर मिलता है, क्योंकि टीम वर्क की सक्सेस का रास्ता है। तभी रेमोन अपने सैनिकों को आदेश देता है कि एकता की सेना को बॉर्डर लाइन के पीछे धकेलने का कोशिश करें, क्योंकि अगर उनमें से एक भी बॉर्डर को क्रॉस कर गया तो वो नियमों का उल्लंघन कर देंगे और डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। सोबिन अपनी सेना को जोर से चिल्लाता है कि आगे बढ़ो, लेकिन उससे पहले कोई रेमोन पर ब्लू पानी से वार करता है। जल्दी उसे समझ में आता है कि उसे हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई डरपोक टोरवे है, जिसने दूर से एक साफ शूटर की तरह उस पर वार किया। जैसे ही रेमोन गिरता है, एकता तुरंत अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश देता है। कुछ ही समय में ज्यादातर दुश्मन सैनिकों को पकड़ लेते हैं, जो ये साफ दिखाता है कि एकता की टीम ये मॉक बैटल जीत चुकी है। जीत के बाद एकता अपनी पेल्टोन से 4 साथियों को बुलाता है और उन्हें डांट लगाता है कि उन्होंने बिना उसके आदेश के ध्यान दिए आगे बढ़ने की गलती क्यों की। वो उन्हें समझाता है कि उसकी पेल्टोन को हीरोज की जरूरत नहीं है। सजा के रूप में एकता उन्हें कहता है कि वो एक साइंटिफिक तरीके से ये सोचकर आए हैं कि अगर 3 लोग एक खिलाफ में लड़े तो वो कैसे जीत सकते हैं। सभी ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि साइंटिफिक शब्द का मतलब सिर्फ महान एकता ही समझता था। फिर एकता उन्हें बताता है कि साइंटिफिक तरीके से सोचना सबसे इफिशिएंट तरीका है जो कि इंसान को असली बनाता है। वो उन्हें उदाहरण देता है कि लोगों ने एग्रीकल्चर इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें जंगलों में जाकर शिकार करना पड़ता था। उसी तरह लोगों ने एक पुल का निर्माण किया क्योंकि उन्हें नदी के पार जाने के लिए दूसरी तरफ से चल के जाना पड़ता था। मतलब आलसी बनना इंसान की उन्नति का जड़ है। अंत में एकता जोर से घोषणा करता है कि एकता की सेना आसानी से लड़ती है और आसानी से जीत भी जाती है, इसलिए सबको चाहिए कि वो मुझे ज्वाइन करे और आराम की जिंदगी जिए। उसकी बात सुनते ही सभी सैनिक जोर जोर से उसकी तारीफ करने लगते हैं। धीरे धीरे ये बात साफ हो जाती है कि एकता अब सिर्फ एक समझदार इंसान ही नहीं बल्कि सेना के अंदर का एक मशहूर नाम भी बन चुका है। थोड़ी देर के बाद एकता टोरवे के पास जाता है और उससे पूछते कि उसे वॉर ऑफ एंट्रेशन का असली मतलब समझ आया। टोरवे मुस्कुराता है और सर हिलाकर हाँ कह देता है। दूसरी तरफ राजकुमारी घबराहट में पश्चिम की ओर दौड़ रही होती है, क्योंकि किसी ने उससे कहा होता है कि एकता बुरी तरीके से घायल है। लेकिन जैसे ही वो अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँचती, एक एक करके सब पर वार होने लगता है। आखिर में वो सामने देखती कैप्टन अलीसा को, जिसने उनसे झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया था। कैप्टन उसके सामने आता है और एक निषेधार कपड़ा उसके नाक पर रखता है और राजकुमारी तुरंत बेहोश हो जाती है। इसी बीच दोनों टीम के सैनिकों को एक संदेश मिलता है, राजकुमारी की जान खतरे में है। ये सुनते ही वो सभी छोटी छोटी टीम में बट जाते हैं और राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में यह टोरी राजकुमारी का पता लगा लेती है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है, कैप्टन अलीसा से कहने लगती है, या तो तू अभी समर्पण कर दे या फिर मैं तेरी गर्दन काट कर तुझे मजबूर करूंगी। राजकुमारी भी ये सुनकर जोश में आ जाती है। कैप्टन बिना किसी विरोध के उसे छोड़ देता और अपने इस घोर अपराध की वजह बताने लगता है। वो बताता है कि वो सभी लेफ्टिनेंट जनरल हाजा फ्रीकन के शिष्य थे जो ईस्टर्न गैरिसन की लड़ाई में शहीद हो गए थे। अब वो पुराने गुरु की मौत का बदला लेना चाहते और इसके लिए वो इस बेकार राजकुमारी को मारना चाहते हैं। जैसे ये टोर ये सब सुनती, तुरंत कैप्टन पर हमला कर देती ताकि वो राजकुमारी को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन ताकतवर कैप्टन उसे नीचे गिराकर उसकी सांस रोकने लगता है। राजकुमारी रो रो कर गुहार लगाती वो ये टोरी को छोड़ दे, लेकिन कैप्टन सुनने को तैयार नहीं। तभी टोरवे एक गोली चलाता है जो कि कैप्टन के कान के पास से निकल जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। ये मौका देखकर ये टोरी तुरंत हवा हो जाती है और अपनी तलवार कैप्टन के साथियों को एक एक करके तेजी से गति से मारने लगती है। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है और ये टोरी के आसपास सिर्फ लाशों का ढेर होता है और हर जगह खून ही खून। खून की मेटल वाली गंध उसे उल्टी करने पर मजबूर कर देती है। उसका सर चकराने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गिरने वाली होती, एक तुरंत उसके सहारे
सहारे के लिए पहुंच जाता है। एकता हमेशा की तरह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतना खून देखकर अब मैं जिंदगी भर टमाटर नहीं खा पाऊंगा। फिर वो यटोरी का हाथ पकड़ता है और उसके हथियार को नीचे करवा देता है। यटोरी की आंखों के सामने उसकी बचपन की यादें लौट आती है, जब एकता ने उससे वादा किया था कि वो हमेशा उसका साथी और उसका बायां हाथ बनकर रहेगा। धीरे से वो अपनी तलवारों को छोड़ देती है और थकान से एकता के कंधे पर सर रखकर बैठ जाती है। इसके बाद एकता उस कैप्टन के पास जाता है जो कि आखिरी सांसें गिन रहा होता है। जब एकता उसकी राजकुमारी के किडनैप करने का असली कारण पूछता है तो वो अंदर ही अंदर उसके लिए दुख महसूस करता है, क्योंकि जनरल राइकोन एक बहुत इज्जतदार और सबका प्रिय सेनापति था। बहुत ही मुश्किल से कैप्टन कहता है कि एकता की युद्ध के तरीके बिल्कुल उस हाजा अफ्रीकन और उसके गुरु बाबा सेंकरी जैसे हैं। ये सुनते ही एकता एक पल के लिए बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि बाबा सेंकरी ने भी कुछ समय तक उसे युद्ध की सीख दी थी। कुछ देर के बाद कैप्टन अपनी चोटों की वजह से दम तोड़ देता है। एकता राजकुमारी के पास जाता है जो कि अभी भी खून से लथपथ होती है और उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी अचानक बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगती है और एकता को जर्क जर्क कहकर चिल्लाने लगती है। एकेडमी में लौटने के बाद टोरवे को राजकुमारी को बचाने वाली खूनी युद्ध के फ्लैशबैक आते हैं। जब भी तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है उसके दिमाग में वही भयानक यादें ताजा होने लगती है, लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक विश्वास होता है, जब तक एकता उनके साथ है तब तक वो कभी भी किसी युद्ध में नहीं हार सकता है। उसे अपना बचपन याद आने लगता है जब उसकी एकता से पहली बार मुलाकात हुई थी। तब वो दोनों बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो कि बाबा सेंकरी के स्टूडेंट हुआ करते थे। उसी दौरान एकता के पिता संसर उन्हें साइंस, हॉट एयर बलून और नए आविष्कार के बारे में सीखने के लिए मदद करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक अजीब साइंटिस्ट डॉक्टर ओनोरे के साथ भी काफी कुछ सीखा था जो उस राज के लिए बहुत ही ज्यादा काम में आई और बहुत ही ज्यादा उससे लाभ भी हुआ। डॉक्टर एनोरी उन्हें साइंस के थियोलॉजी के साथ संबंध समझाता है और बताता है कि कैसे साइंस एक विषय जो कि भगवान के अस्तित्व को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे यटोरी और एकता और करीब आ गए। एकता हमेशा उसे समझाता है कि एक इंसान की तरह बात करना सीखो, पत्थर की तरह नहीं, और उससे कहता है कि अपनी उम्र के बच्चों के साथ थोड़ा रिलैक्स फील करना जरूरी है। लेकिन छोटी यटोरी के लिए ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी उम्र के बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताया था। बचपन में एकता और यटोरी अक्सर शरारतें करते रहते थे। एकता उससे अपने साथ लेकर जाता, कभी पड़ोसियों के रास्ते में गड्ढे खोदकर उन्हें गिरा देता, तो कभी पड़ोसियों की रसोई से चुपके से खाना चुराने का मिशन बनाता। यटोरी भी कभी कभी उसके साथ मिलकर युद्ध की छोटी मोटी तकनीकी और मशीन की सिंपल वे में सीखने की ट्राई करती है। एकता को महसूस होने लगता है कि उसके पास एक सच्चा दोस्त है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। एक दिन एकता यटोरी को घर ले गया जहाँ उसकी दयालु माँ ने उसके लिए खाना बनाया। उस दिन उन्होंने चीज खाया, फिर एकता अपने माँ बाप के साथ डिनर किया और रात भर हंसी मजाक चलता रहा। वो दोनों अक्सर मछली पकड़ने जाते और एक दिन एकता ने पूछा क्या तुम भी मेरी तरह साइंटिस्ट बनोगी, पर यटोरी ने अपना मन बदल दिया और उसने कहा कि वो एक सैनिक बनने का सपना देखती थी, एक ऐसी योद्धा बनना चाहती थी जो कि सभी से ऊपर हो और उनकी अगुवाई करे। उसका लक्ष्य साफ था, वो एक योद्धा बनने के रास्ते पर थी। एक दिन एकता और यटोरी एकता के परिवार वालों के साथ हाइकिंग पर गए, पर बीच रास्ते में भीड़ों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। यटोरी ने तुरंत एकता को खींचकर एक लकड़ी के मकान में ले गई और दोनों ने योजना बनाई अपनी जान बचाने के लिए और भीड़ों से मुक्ति पाने के लिए। रात भर दोनों घर के अंदर बैठकर हथियार बनाने लगे, जो भी आसपास पड़ा था उसका इस्तेमाल किया। सुबह होते ही दोनों दरवाजा खोलकर हथियारों से भीड़ों पर हमला कर दिए, लेकिन छोटी उम्र के बच्चों के लिए जंगली भीड़ों से लड़ना आसान काम नहीं था। वो फिर से लकड़ी के घर में छुप गए और भीड़ों पर हमला करना कठोर हो गया था। तब यटोरी ने हिम्मत दिखाई, उसने दो भीड़ों को चाकू और तीरों से मार गिराया, जबकि एकता अपने साइंटिफिक तरीके से उन्हें चकमा देने लगा। इस बार दो भेड़िया मकान के अंदर आ गए। इस बार एकता ने पहले से एक लकड़ी का बड़ा बॉक्स तैयार कर रखा था जिसमें दोनों ने अपनी जान बचाई। इसी दौरान यटोरी ने एक गहरी सांस ली, चाहे मेरी जान भी चली जाए मैं तुम्हें बचाने से पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन एकता चिल्लाता है ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम दोनों एक साथ मिलकर हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। फिर दोनों ने लकड़ी के घर में आग लगा दी जो कि उनके लिए आखिरी युद्ध बन गया। भेड़ियों से भयंकर टकरार हुआ और आखिर में सिर्फ दो ही भेड़िया बचे थे जो उन पर हमला करने वाले थे। तभी अचानक से एक नन्हा भेड़िया पेड़ों के पीछे से आया। दो भेड़िए तुरंत उस नन्हे भेड़िए के पास गए और एकता यटोरी को अकेला छोड़ दिया। अगली सुबह यटोरी एकता को बोलती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये खून और युद्ध की यादें मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। एकता ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा अगर ऐसा है तो सोचने का समय लो। क्या तुम्हें सच में एक सैनिक बनना है? क्या तुम सच में एक विरासत का हिस्सा बनना चाहती हो? समय बीतता गया और दोनों बड़े होते गए, लेकिन एक दिन एकता के पिता को जेल में डाल दिया गया और एकता और उसकी माँ भी अचानक गायब हो गए। यटोरी अकेली रह गई उस राज्य में जहाँ सिर्फ युद्ध और राजनीति का खेल चलता था। लेकिन एक दिन एकता यटोरी के पास आया और बोला कि उसे इस जगह से लेकर जाने के लिए आया जिसका यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है, और जल्दी वो दोनों फिर से एक साथ साथ रहने लगे। प्रेजेंट टाइम में एकेडमी में मैथ्यू एक चेस गेम खेल रहा होता है मैडिक हरोमा के साथ, जो उसको फ्राइज कहती है कि वो एक प्रो प्लेयर की तरह खेल रहा है और एक दिन उसे से एकता और यटोरी को भी हरा सकता है। लेकिन मैथ्यू उसे डिसएग्री करता है क्योंकि उसको पता होता है कि एकता और यटोरी एक अलग ही लेवल पर है। फिर भी वो मेहनत करता रहेगा और कभी भी गिव अप नहीं करेगा। ये कहकर वो वॉर इन्फॉर्मेशन रूम में चला जाता है जहाँ वो रिवर डिफेंस फॉर्मेशन के बारे में सीखने वाला होता है। हरोमा उसको गुड लक विश करती है। दूसरी तरफ टोरवे शार्प शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, उसने कैप्टन एलिसा को कैसे इतनी दूर से एकदम परफेक्ट शूट लगाया था। जब वो लोग प्रिंसेस को रेस्क्यू कर रहे थे उसको रियलाइज होता है कि दूर रहना हमेशा बुरा नहीं होता है, जैसे उसके अनोइंग भाई उसको हमेशा सुनाते रहते हैं, क्योंकि वो जितना ही दूर रहेगा उतना ही मुश्किल टारगेट हिट करेगा। लेकिन एनिमी के लिए उसको ढूंढना उससे भी ज्यादा मुश्किल
मुश्किल होगा। वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी इस बात की टेंशन नहीं लेगा कि वो अपने टारगेट से दूर है, क्योंकि यही उसकी वीकनेस को एक पावरफुल स्ट्रेंथ बनाता है। टोरवे एकता का थैंकफुल होता है क्योंकि एकता ही वो इंसान है जिसने उसको गाइड किया और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया। टोरवे जानता है कि एकता ही वो इंसान है जो कि उसकी स्ट्रेंथ और फेल्स दोनों जानता है। अगली सुबह एकता एक ट्री के नीचे कुछ लेजी फील कर रहा होता है कुछ पढ़ते हुए। तभी हरोमा उसके पास आती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। एकता मजाक में फ्लर्ट करते हुए बोलते हैं कि जहाँ भी जाऊंगा राइट साइड ऑफ बेड तुम्हारे लिए सेफ रखूंगा। फिर एक सीरियस नोट पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि एनोरो का बॉक्स ओपन होने वाला है। ये उसके मास्टर का सेफ है जिसमें सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉक्ड है। वो बताता है कि उसने इन फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर अनोरोई खान की अंडर स्टडी किया था जो अब कैकोन किंगडम में शरण ले चुका है, और क्योंकि एकता उसका स्टूडेंट था जो रिसर्च में उसके साथ काम करता था, अब वो फाइनली उस बॉक्स को ओपन कर पाएंगे। लेकिन कैकेन किंगडम में शरण लेने के एक्सचेंज में एनोरो को अपनी मिलिट्री एप्लीकेशन उनके साथ शेयर करनी पड़ती है, और उसने अपना बॉक्स अपने स्टूडेंट के लिए छोड़ दिया था। बाद में मैथ्यू टोरवे को इन्फॉर्म करता है कि जल्दी उन्हें नॉर्थर्न रीजन के लिए निकलना पड़ेगा। टोरवे एग्री करता है और वो बोलता है कि उन्हें सेनेम के ग्रीसन में कैंपिंग करना होगा। लेकिन मैथ्यू इतना एक्साइटेड नहीं होता है जाने के लिए क्योंकि उसको लगता है कि वो एक डेंजरस रीजन है जो साइनेक्स माउंटेन के बेस पर है, और वहाँ पर हर जगह साइनेक्स ट्राइब ग्रुप कंट्रोल है। ये जगह सोल्जर्स के लिए काफी अनसेफ मानी जाती है। अचानक एकता उन दोनों पर जम करता है और प्लेफुली पूछते हैं क्या वो लोग नॉर्थर्न रीजन का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी को रीजन पैराडिक्स के साथ नहीं देखने देगा। एकता एक्सप्लेन करता है कि साइनेक्स काफी अच्छे लोग हैं और उनके बारे में एक्सप्लेन करता है, और वो बताता है कि डॉक्टर एनोरे के साथ एक रिसर्च एक्सपेडिशन उनके साइनेक्स विलेज में था, और उन्हें बताता है कि वो डॉक्टर एनोरे के साथ एक रिसर्च एक्सपेडिशन अंडर साइनेक्स विलेज में गया था जहाँ उन्होंने हाई माउंटेन्स के वेदर और जियोलॉजिकल स्ट्रेस की स्टडी की। लेकिन उसका फेवरेट पार्ट था लोकल्स जिनको सेंस बोला जाता है उनके बारे में जानना। मैथ्यू कैजुअली बोलता है कि वो एक ग्रुप ऑफ बारबेरियंस है और उनमें मजा लेने जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे हमेशा एकता को बस एक छोटी सी क्लू चाहिए होती है लड़कियों की बात छेड़ने के लिए। वो तुरंत रिप्लाई करता है कि वहाँ की लड़कियां काफी ब्यूटीफुल और एनर्जेटिक होती है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात वहाँ पर मैट्रिक्युलर सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट लगता है। थोड़ी देर में येटोरी, हिरोमा और प्रिंसेस भी उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। जब प्रिंसेस पूछती है कि वो लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे थे, तब येटोरी कैजुअली बोलती है कि उन्हें बॉयज से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए क्योंकि 10 में से 9 बार तो उनका टॉपिक कुछ न कुछ इंसिडेंट से ही होता है। जल्दी एकता फ्लर्ट मोड में आ जाता है और हरोमा के साथ थोड़ा और ज्यादा कैजुअल होने लगता है। लेकिन उससे पहले कि और कुछ बोलते येटोरी एक सोलेट किक उसके गट में मार देती है और गुस्से में बोलती है कि उसको तुरंत सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि सिर्फ एक डिस्कस्टिंग इंसान ही किसी ऐसे लड़की से बात करेगा। मूड थोड़ा सीरियस होता है और सब प्रिंसेस को बताते हैं कि वो एक्चुअली नॉर्थर्न रीजन की ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। प्रिंसेस एक्सप्लेन करती है कि माउंटेन्स में थीविस और वाइल्ड एनिमल्स हैंडल करना नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पर पोस्ट एकदम डल होता है और 6th मंथ की डेवलपमेंट लिटरली बोरेडम से मार डालेगी। वो येटोरी से पूछती क्या वो यहाँ पर जाकर बोर नहीं हो जाएगी। येटोरी कामली रिप्लाई करती कि वहाँ जाना एक नो नॉनसेंस लड़की के लिए एकदम परफेक्ट है। वैसे भी वो जितना ज्यादा रियल बैटल से लड़ सके उतना बेटर होगा। जल्दी वो लोग कैरियर्स बोर्ड कर लेते हैं और इंपीरियल नॉर्थर्न रीजन गैरिसन पहुंचते हैं जहाँ लोकस उनका दिल से स्वागत करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। नॉर्दर्न रीजन का कमांडर इनसे पुरानी बातें याद करने लगता है और ईस्टर्न रीजन की कहानी बताता है जो कि कैकोन के हाथ चली गई थी। वो गुस्से में बोलता है कि अगर उसके पास थोड़े और सोल्जर्स होते तो ये पेटे कैकोन्स कभी भी उनके रीजन में टरपास नहीं कर पाते और इतनी ज्यादा डेथ भी नहीं होती। अब कैकोन पर काउंटर अटैक भेजना सोल्जर्स की लॉयल्टी और डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। रात को नग्या पार्टी अरेंज होती है जहाँ एक फ्राइल लुकिंग ग्रीनसन इन चार्ज इंट्रोड्यूस होता है। मैथ्यू उसको देखकर सोचता है कि ये बंदा ठीक भी है या फिर नहीं, क्योंकि लग रहा है कि किसी भी समय एक गिर के मर सकता है। पार्टी थोड़ी केयरफुल होने लगती है लेकिन एकता फील करता है कि उसको लिटरली खड़े खड़े नींद आ रही है। लेकिन तभी एक सोल्जर उसके पास आता है और इंट्रोड्यूस करता है फर्स्ट लेफ्टिनेंट सैम्पा साजालू, फर्स्ट रेजिमेंट नॉर्थर्न ग्रीनसन, और वो बताता है कि कुछ टाइम के लिए वो उनका इंस्ट्रक्टर होने वाला है। सैम्पा कैजुअली जोक करता है, उसने सुना है कि नाइट्स में कोई एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, और जैसे ही उसने एकता को रूम में अकेले कोने में खड़ा देखा उसको तुरंत समझ में आ गया कि वही बंदा प्रॉब्लम चाइल्ड है। अचानक भीड़ में से एक अजीब सा मैस्कुलर आदमी निकलता है और येटोरी को बुलाता है। इक्सम की बेटी वो कहता है कि इस मोमेंट का वो बहुत ही टाइम से इंतजार कर रहा था। भीड़ एक तरफ हो जाता है और येटोरी बिना किसी डर के उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो ठंडे लेकिन डेंजरस आवाज में पूछती है कि उसे क्या चाहिए। वो वाइडो बिना किसी वार्निंग के 2 ब्लेड्स उसकी तरफ फेंकता है और उसको स्पार करने की इन्विटेशन देता है। येटोरी एक सेकंड के लिए भी हेजिटेशन नहीं करती। कमांडर इन चीफ से परमिशन लेने के बाद वो एक ब्लेड हरोमा को दे देती है। फिर वो कामली कहती है कि जब वो मल्टीपल ओपोनेंट से लड़ती है तो उसको मल्टीपल ब्लेड्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिलहाल एक ही ओपोनेंट है तो एक ही ब्लेड काफी है। वो वाइडो गुस्से में चिल्लाता है और तुरंत अटैक कर देता है, लेकिन येटोरी हर अटैक को इजीली डोज करती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस एकता के पास आकर कहती है कि येटोरी इक्सम की स्किल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एकता एक हल्की स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, नहीं एक्चुअली इक्सम स्टाइल का मजाक उड़ाया ही जाता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि इक्सम का ट्रेडिशनल 2 वेपन स्टाइल का एक स्पेशल प्रिविलेज है जो कि इंपीरियर में उन्हें दिया गया था। जब तक कोई इक्सम स्वॉर्ड से फाइट नहीं करता तब तक उनकी इनविंसिबिलिटी सिम्बलाइज्ड नहीं होती। इस वजह से इक्सम्स हमेशा अपनी कमर में 2 तलवारें बांध कर रखते हैं, लेकिन येटोरी को उसकी जरूरत नहीं है। उसने अपनी फुल पावर से उस वाइडो के स्वॉर्ड पर एक पावरफुल स्ट्राइक की जो उसके हाथ से उड़कर रूम के कोने में जा गिरा और इसी के साथ उसने उसे हरा दिया। लेकिन येटोरी उसे वाइडो की तरफ देखकर कामली
कामली कहती है, तुम्हारे अटैक्स स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग से, तुमसे लड़के मुझे एक होनरेबल फाइट मिली। भीड़ के अंदर चीयर्स गूंजने लगती है और हर कोई येटोरी की जीत का सेलिब्रेशन मना रहा होता है। एक बार फिर प्रिंसेस की तरफ देख के सॉफ्टली बोलता है, येटोरी सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं, वो एक सोल्जर है जो कि एम्पायर की शांति और तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकती है। अगली सुबह सेनपा उसको उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ उन्हें गार्ड ड्यूटी करनी होगी। सेनपा एकता की ही तरह एक काफी लेजी इंसान था जो कि वॉर में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। वो कैजुअली इन्फॉर्म करता है कि वो लोग रेनफोर्स करने के लिए सोल्जर्स ढूंढ रहे थे क्योंकि इस खतरनाक रीजन में आने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता। फिर वो एक ह्यूज माउंटेन की पीक की तरफ पॉइंट करता है, द ग्रेटेस्ट पीक ऑफ अल्फा 4 माउंटेन। टोरवे तुरंत बताता है कि एक बहुत ही बड़ा माउंटेन पीक है जिसे लोग ग्रेट स्टोरवे 2 गॉड के नाम से जानते हैं। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि आज तक कोई भी एनिमी इस माउंटेन को क्रॉस करके नॉर्थर्न रीजन में एंटर नहीं कर पाया। सेनपा सिंपली उसकी बात से एग्री करता है, लेकिन तभी गेंट्रो एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाती है और सॉफ्टली कहती है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल ट्रेट है तो हो सकता है कि इसका मतलब इंटरनल डेंजर भी जरूर होंगे और हमें ध्यान से कदम रखने पड़ेंगे। सेनपा थोड़ा इंप्रेस्ड हो जाता है और कंफर्म करता है, बिल्कुल हम लोग यहाँ सैनिक ट्राइब पर नजर रखने के लिए आए हैं। वो लोग इंपीरियल सिटीजन है लेकिन हमारे किंगडम का हिस्सा नहीं। पहले ही सैनिक के साथ छोटी मोटी झपड़ी होती रही लेकिन 2 साल पहले उन्होंने कोई दिक्कत नहीं खड़ी की, इसलिए अब ये लोग अपनी मिलिट्री पावर और ताकत दिखाने के लिए आए ताकि बिना कुछ कहे उन पर प्रेशर बना सके और उन्हें शांति बनाए रखने पर मजबूर कर सके। सेम्पा एकता को ढूंढने लगता है लेकिन उनके साथ नहीं होता है। तभी सूर्य आगे आकर एकता की तरफ से आदेश देती है कि उसने मिलिट्री रूल्स को तोड़ दिया, अपनी मर्जी से डेटोनेशन बैकर्स में चला गया है। दूसरी तरफ बैकर्स में एक मिलिट्री ऑफिसर एक लड़की से उसकी किताबें जबरदस्ती छीन रहा होता है। जब वो विरोध करने की कोशिश करती है तो वो उसे मारने के लिए हाथ उठाता है क्योंकि उसने डॉक्टर एनोराय की लिखी किताबें पढ़ी थी जिसे देश का गद्दार माना जाता है। लेकिन तभी एकता बीच में आ जाता है और उसका हाथ को रोक देता है। ऑफिसर गुस्से में पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर एकता आराम से कहता है, मैं एक ऐसा नाइट हूँ जिसका जीवन सिर्फ एक काम के लिए है, दुनिया की हर लड़की की आंखों में आंसू मिटाने के लिए। फिर एकता बुक सेल्फ की तरफ देखता है और कहने लगता है कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से आज कितनी किताबें छुपाना संभव है लेकिन आम इंसान के लिए ये बहुत ही ज्यादा महंगी है। फिर वो दिखाता है कि ये मिलिट्री ऑफिसर किताबें सिर्फ इसलिए ले रहा था ताकि उन्हें बेचकर पैसा कमा सके। सभी लोग उस ऑफिसर की तरफ इल्जाम भरी नजरों से देखने लगते हैं। ये देखकर ऑफिसर गुस्से में एकता को मुक्का मार देता है लेकिन एकता अपनी चतुराई से इस सिचुएशन को संभालने का फैसला करता है। वो ऑफिसर से पूछते हैं कि तुम्हें कीड़े मकोड़े पसंद हैं? ऑफिसर बिना ध्यान दिए कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकता चुपके से हट की दीवार पर जोर से मार देता है और तुरंत एक जहरीला मकड़ी ऑफिसर के चेहरे पर गिरता है जो धीरे धीरे उसके शरीर पर चलने लगता है। डर के मारे ऑफिसर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। एकता किताब उठाकर कन्ना नाम की लड़की को दे देता है और वो पूछता है कि इस किताब का तुम्हें सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा लगा? कन्ना कहती है कि एल्डन रीजन का एनालिसिस, जो कहता है कि अगर एम्पायर के एल्डन रीजन को स्नेक्स स्पिरिट्स वर्शिप की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अजीब बातें सामने आती। इससे पहले कि एकता जवाब दे सके, सेनपा आकर उसके ऊपर झुकता है और उसके कूलर से पकड़कर खींचकर लेकर जाने लगता है। चलते चलते वो कहता है कि मैंने कभी भी ऐसे आदमी को नहीं देखा जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज छोड़कर लड़कियों को छेड़ने में लग जाए। फिर वो एकता को डंजन में लेकर जाकर उसको 3 दिन की सजा सुनाता है लेकिन एकता किसी तरह वहाँ से भाग जाता है लेकिन भागते हुए एक डंजन में कुछ अजीब सा दिखता है। दूसरी तरफ नॉर्थर्न गैरिसन में एक अजीब सा वांटेड ऑफिसर डियान कुन टोरवे से जबरदस्ती स्प्रिंगिंग के लिए मजबूर कर रहा होता है जैसा उसने पहले येटोरी के साथ किया था। लेकिन टोरवे हिचकिचाता है क्योंकि उसे सिर्फ बंदूक चलाने आती है, तलवारों का कोई आदत नहीं है उसको। जब बात बढ़ने लगती है तो प्रिंसेस डियाकुन से कहती है कि बंद करो ये सब, तुम मेरे नाइट्स का मजाक मेरे सामने उड़ा रहे हो, ये सब बहुत ही गंदी बात है। टोरवे की ताकत उसकी बंदूक चलाने की कला में, इसलिए उससे जबरदस्ती स्पारिंग करवाना बेकार है। ये सुनते ही वो अजीब सा वारंट ऑफिसर ड्रामा करते हुए घुटनों पर बैठ जाता है और प्रिंसेस से माफी मांगने लगता है जिसे देखकर सब लोग उसकी तरफ घूमने लगते हैं और प्रिंसेस और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। माहौल को हल्का करने के लिए येटोरी एक नया आइडिया लाती है। टोरवे और डियाकुन के बीच में एक चेस मैच रखा जाए ताकि देखा जा सके कि बैटलफील्ड के अलावा दिमागी मैदान में कौन बेहतर है। जल्दी खेल शुरू होता है और टोरवे, जो कि चेस का जीनियस होता है, आसानी से डियाकुन को हराने लगता है। बार बार हारने के बाद डियाकुन गुस्से में उठता है और बिना कुछ कहे रूम से बाहर चला जाता है। तभी एक कमजोर सा लड़का अंदर आता है और पानी मांगता है। सब लोग उसे देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो एकता है जो पिछले 3 दिनों से भूखा प्यासा था क्योंकि उसने मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जल्दी एकता को खाना और पानी दिया जाता है और धीरे धीरे वो होश में आने लगता है। जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होने लगती है उसका पुराना सैसी एटीट्यूड भी वापस आ जाता है। ये टोरी उसके लिए कुछ खाना बचा कर रखी होती है जो उसे देने आती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये टोरी जो कि इतनी सख्त है, एकता के मामले में इतनी सॉफ्ट क्यों हो जाती है। अगली सुबह ये टोरी और कुछ लो लेवल सोल्जर्स अपनी मिलिट्री ड्यूटी को पूरा करने निकलते हैं लेकिन इस बार उनके साथ वो मेजर भी होता है जिनसे वो पार्टी में मिला था। वो एक हाई लेवल ऑफिसर है जो कि आमतौर पर मिशन पर नहीं जाता लेकिन इस बार वो साथ है क्योंकि सोल्जर्स के लिए ग्रिम्सन के बाहर बेस बनाना लोकल्स के लिए बहुत ही बड़ा बोझ होता है, इसलिए उनका ख्याल
ख्याल रखना जरूरी है। यटोरी तुरंत इस बात से सहमत होती है क्योंकि उसका मानना है कि युद्ध का मकसद शांति बनाकर रखना है, न कि शांति को तोड़कर युद्ध को समर्थन देना। जल्दी वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते तभी कन्ना, जो कि एक लो लेवल मिलिट्री ऑफिसर है, देखते कि एकता भी चुपके से उनके साथ आया है। वो उनके सामान वाले कैरेज में छुपकर सफर कर रहा था। जब कन्ना उससे पूछती क्या वो पूरे टाइम यहीं पर छुपा हुआ था, तो एकता उसकी बात को बीच में काट कर कहता है कि वो तो बस शांति के लिए कैरेज में छुपकर सो रहा था। लेकिन कन्ना जानती है कि वो झूठ बोला क्योंकि एकता की कहानी गढ़ने की आदत मिलिट्री में मशहूर है। फिर एकता कन्ना का हाथ पकड़ता है और खींचकर टाउन की तरफ ले जाता है। कहता है कि जब तक वो यहाँ पर है तब तक वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जल्दी वो लोग एक बुढ़िया के घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। एकता अपनी यूजुअल फ्लर्टी स्टाइल में उससे बात करने लगता है जैसे कोई लेडी किलर हो। इसका नतीजा ये होता है कि बुढ़िया उन्हें एक गिलास पानी और कुछ गन्ना दे देती है। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों बाजार में घूमने निकल जाते हैं। एकता ऑब्जर्व करता है कि इस जगह के लोग फौजियों से नफरत नहीं करते बल्कि उनकी तरफ तो ध्यान भी नहीं देते, चाहे यहाँ कितने भी सोल्जर्स क्यों ना हो। कन्ना भी उसकी बात से सहमत होती है और बताती है कि ये जगह एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस है, इसलिए मेजर टोक ने खास हिदायत दी है कि लोकल के साथ इंटरेक्ट करते वक्त संभलना जरूरी है। जब एकता जनरल सफीदा के बारे में पूछते है जो उसका स्वागत करने वाली थी, तो कन्ना बताते कि जनरल हमेशा मेजर टोक को सब कुछ संभालने के लिए कह देते हैं। ये कहकर एकता समझ जाता है कि जो आदमी सबसे ऊपर है वो असल में कुछ करता ही नहीं और हो सकता है कि मेजर टोक को सिर्फ जनरल पर नजर रखने के लिए कहा गया हो। कन्ना और बताते कि जब भी स्नेक से जुड़ी कोई चीज होती है तो हमेशा जनरल सेप्टॉप ही ऑर्डर्स देते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें उन ट्राइब से और ज्यादा बुरा व्यवहार करने में मजा आता है। ये सुनकर एकता को वो अजीब नजारा याद आता है जो उसने एक डंजन में देखा था। कई स्पिरिट्स कंपनियों के अधिकारी जेल में बंद थे जहाँ ना कोई रोशनी थी और बिना रोशनी के स्पिरिट्स हिल भी नहीं सकती। उसने सैम्पा से इस बारे में समझने की कोशिश की कि स्पिरिट्स को उन लोगों से अलग क्यों किया गया जिनसे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि ये तो एल्डेन के सिद्धांतों के खिलाफ था और एक तरह की स्पिरिट्स अबूज भी है। जनरल ने जवाब दिया कि ये ऑर्डर सीधा जनरल सेपरेटर से आए थे। तब एकता को समझ में आता है कि ये स्पिरिट्स सन्यास से छीनी गई थी और उनमें से ज्यादातर तो फायर और विंड स्पिरिट्स थी। बिना इन दोनों स्पिरिट्स के स्नेक्स लोग बिल्कुल भी लाचार हो जाते हैं। ये एक डिस्प्यूट की चाल है ताकि स्नेक्स के मोरल्स को तोड़ा जा सके। एकता समझ जाता है कि यही असल वजह जो स्नेक्स और लोकल्स के बीच में युद्ध हो सकता है, क्योंकि स्नेक्स अपने स्पिरिट्स पार्टनर को वापस लेकर आना चाहते जो उनसे जबरदस्ती छीन लिए गए हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते कन्ना एकता से कहती कि उसके मन में उस किताब को लेकर एक बड़ा सवाल है। उसे अजीब लगता है कि स्नेक्स स्पिरिट्स का जिक्र तो करते लेकिन कभी भी भगवान एल्ड्रिन का नाम नहीं लेते, जबकि उसे सिखाया गया था कि 4 महान स्पिरिट्स को भगवान ने इंसानों के लिए भेजा था। अगर ये थ्योरी सही है तो शायद से हमें अपनी धार्मिक सोच को फिर से समझना पड़ेगा और स्नेक्स से सीखना पड़ेगा जो किसी भगवान में विश्वास नहीं रखते। शायद से ये सच भी हो सकता है क्योंकि स्पिरिट्स ने खुद कभी भी ये नहीं कहा कि उन्हें किसी सुप्रीम पावर ने भेजे हैं और वो बताते कि एल्ड्रिन के सिद्धांतों में कमांडर्स का पालन करना जरूरी है, लेकिन स्नेक्स के स्पिरिट्स रीजन में ऐसी कोई बात नहीं है। उसके मुताबिक धर्म सिर्फ 4 महान स्पिरिट्स के प्रति आधारित रहने का एक तरीका है और इस ग्रेटिट्यूड को दिखाने के लिए कई प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। इस धर्म का असल में कमांडमेंट्स और रूल से कोई लेना देना नहीं है। अगर किताब जो कह रही है वो सच है तो एल्ड्रिन का धर्म और स्पिरिट्स वर्शिप अलग अलग चीजें हैं, तो इसका मतलब है कि स्पिरिट्स का असली स्वरूप किसी तरह भगवान एल्ड्रिन के संदेशवाहक होने से नहीं जुड़ा है। तभी एकता अचानक से खुशी से चीख उठता है कि कन्ना ने भगवान के श्राप को तोड़ दिया है, जो एक ऐसी सोच है जो सिर्फ भगवान के लाभ के लिए सच को तोड़ मोड़ कर पेश करती है। वो खुशी से नाचने लगता है और वो कहते हैं कि जब तक कोई इस श्राप को नहीं तोड़ता तब तक वो विज्ञान और उसके चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यटोरी, मेजर और कुछ सोल्जर्स एक विशाल कैथेड्रल के दरवाजे पर रुकते हैं। यटोरी बाहर रुकने का फैसला करते हैं जब मेजर और उनके सोल्जर्स अंदर आने वाले होते हैं। जैसे ही वो लोग गेट को खोलते उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि बुरी तरीके से छुरा भोंका गया होता है। ये देखते ही मेजर अपने सोल्जर्स को वहाँ से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन उससे पहले उनके चारों तरफ कुछ लोग उन्हें घेर लेते और उन पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। अंदर से आवाज सुनते यटोरी तुरंत कैथेड्रल में दौड़कर आती है और मेजर को एक आदमी के हाथों घायल देखकर हैरान रह जाती है। बिना एक पल गवाए वो अपनी तलवार से एक के बाद एक लोगों को सफाई करने लगती है, लेकिन ज्यादा लोग बचकर भाग जाते हैं। मेजर को चोट लगी होती है तो यटोरी उनसे कहती है कि वो दुश्मन का पीछा करेगी और बिना रुके वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद एकता और कन्ना कैथेड्रल में प्रवेश करते और अंदर का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। एकता आसपास का मायाने लगता है और देखते है कि 5 इंपीरियल सोल्जर्स मरे हुए हैं। एक सेनाक आदमी भी मौत की घाट उतारा जा चुका है और कुछ और नागरिक भी यहाँ पर मर गए होते हैं। फिर एकता आगे जाकर दरवाजे के पास एक कपड़ों का ढेर देखता है जिसमें एल्ड्रिन और पिलग्रिम्स का निशान होता है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि ये कपड़े सन्यास के पास कैसे पहुंच गए। दूसरी तरफ यटोरी भागकर सन्यास के लोगों का पीछा कर रही होती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है जब वो देखती कि उनके चारों तरफ और भी ज्यादा सन्यास के लोग आ चुके हैं। तभी एक जवान लड़की सामने आती है जो कि एक पारंपरिक वर्दी पहनी होती है। वो गुस्से में यटोरी और उनके लोगों पर इल्जाम लगाते कि उन्होंने उसके हसीलू को चुरा लिया। ये सुनते ही यटोरी समझ जाते कि वो स्पिरिट्स की बात कर रही है। लड़की चिल्लाकर कहने लगती कि उनके लोगों को रियासत के नियम मानने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें शहरों में अपनी चीजों को बेचने से रोका गया और जो मिलट्स वो उगाते हैं उनके बदले में उन्हें लगभग कुछ भी नहीं दिया जाता। इतने अत्याचारों के बाद उनके पास चोरी करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। यटोरी उनसे पूछती कि उनके क्या मांगे तो वो लड़की मुस्कुराकर कहती कि अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अब उन्होंने फैसला कर लिया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा था। वो लोग इंपीरियल सोल्जर्स को हराकर अपने स्पिरिट्स को वापस लेकर आएंगे और सन्यास के असली रूप को फिर से जिंदा करेंगे। ये कहकर वो अपना नाम बताती
देखती ननाको टारू जो कि सैनिक जाति की मुखिया है और फिर एक भयंकर ऐलान करती है, होली वॉर अब शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ गिम्सन के सभी लोग इस जंग की खबर को सुनकर गुस्से से धधक उठते हैं। नाइट्स का तो खून खोल रहा होता है क्योंकि सैनिक लोगों ने मेजर टोको की जान ले ली थी। इस बीच एकता येटोरी से बात कर रहा होता है और उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि बिना पूरी स्थिति को समझे बिना युद्ध नहीं करना होगा। तभी अचानक डाइकन गुस्से से टेबल पर मुक्का मारकर चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है कि नाइट्स अपनी प्रजा के खिलाफ युद्ध के लिए इतने उत्सुक हो सकते हैं। वो कहने लगता है कि अगर ये कैकोन आर्मी के खिलाफ हो तो वो तैयार होता, लेकिन एक नाइट होने के नाते वो किसी के हाथ के खूनी हथियार नहीं बन सकते। सभी लोग हैरान हो जाते कि एक स्पायरिंग एंथुसियास्ट डुकेन के खिलाफ है। तभी येटोरी समझाते हैं कि एक नाइट को अपने साम्राज्य के लोगों पर तलवार उठाने में हमेशा हिचकिचाहट होनी चाहिए। एकता अपनी सोच में खो जाता है और फिर वो कहता है कि होली वॉर जैसा शब्द स्नेक्स डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जंग को अच्छा और बुरा नहीं समझते। उनके लिए जंग सिर्फ जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। उनके लिए सिर्फ 4 महान आत्माएं पवित्र हैं। एकता फिर से एक गहरी बात बोलता है, कोई है जो स्नेक्स को एक तैयार बहाना दे रहा है जंग छेड़ने के लिए। अगली सुबह सभी लोग सन्यास के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन राजकुमारी अब भी अपने लोगों के खिलाफ तलवार उठाने के खिलाफ थी। वो येटोरी और सभी से कहती कि वो सुरक्षित लौट कर आएंगे। जल्दी सभी को समझ में आ जाता है कि जनरल सेफर्ड ने कभी सेंट्रल किंगडम को जंग के बारे में बताया ही नहीं। वो सभी अपनी मर्जी से फैसला ले रहा था। जंग शुरू हो जाती है और इसे नॉर्दर्न कटवाना रिबेलियन कहा जाने वाला है। ऐसी लड़ाई जो इतिहास के पन्नों को खून से रंग देगी, अपने ही लोगों की लाशों से भरी हुई है। जंग महीनों तक चली और एकता और उसकी टीम को आर्मी के बैटलफील्ड पर बुला लिया जाता है। पुराना और कठोर सपेता गुस्से से चिल्ला रहा होता है क्योंकि जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और रोज नए सोल्जर्स मारे जा रहे होते हैं। एक सोल्जर उनसे कहते हैं कि प्लेटून हाई एटीट्यूड की आदत नहीं है उन्हें। पहाड़ी इलाका होने की वजह से सोल्जर्स आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं और सबसे बेहतर यही होगा कि पीछे हट जाएं। गुस्से से बड़ा सपेटा चिल्ला पड़ता है कि हम बस कुछ पहाड़ी बंदर से लड़ रहे हैं, पीछे हटने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। बाद में प्लेटून मीटिंग होती जिसमें कमांडर अनाउंस करता है कि नए नाइट्स को अलग अलग पोजीशन पर भेजा जाएगा। इसका मतलब यही है कि उन्हें सबसे आगे जाकर लड़ना होगा। दूसरी तरफ लोअर रैंक के ऑफिसर्स जिनका नेतृत्व कन्ना कर रहा है एक छोड़े गए कैंप पर पहुंचते जहां पर अपनी अंतिम सांस तक की सीमा की रक्षा करेंगे। एकता हरोमा से मिलने जाता है और उसको डिनर के लिए बुलाता है। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और हरोमा उसको बताती है कि फेडरल हॉस्पिटल आजकल बहुत ही व्यस्त है, ऊपर से बैंडेज और मेडिसिन जैसे जरूरी सामान की कमी हो गई है। एकता और उसकी टीम ट्रांसपोर्टेशन के जिम्मेदार और थोड़ी फुर्सत निकालकर हरोमा से मिलने का सोचा। हरोमा उसको बताती है कि हेडक्वार्टर को एक प्रपोजल भेजना चाहती है जिसमें हॉस्पिटल को पीछे या फिर किसी साफ जगह पर शिफ्ट करने की बात होगी। एकता उसको मोटिवेट करता है कि उसको ये प्रपोजल जरूर भेजना चाहिए, लेकिन तभी एक तेज सायरन बजती जो कि इस बात का संकेत होता है कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। जैसे ही हमला होता है एकता तुरंत अपने साथी मैथ्यू और टोरवे के पलटन को कमांड देता है कि मोर्चा को संभालें, जबकि येटोरी अपने पलटन को घोड़ों पर तैयार रहने के लिए कह देती है। मैथ्यू एकता से पूछते हैं कि उन्हें डिफेंडिंग फोर्स के साथ मिलकर सामने से लड़ना चाहिए। एकता जवाब देता है कि वहाँ पर अभी बहुत ही अफरा तफरा मची हुई है और अगर वो वहाँ पर गए तो बीच में फंसकर क्रॉस फायर का शिकार हो सकते हैं। एकता और टोरवे अपने पलटोन्स को पोजीशन लेने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन ये भी कह देता है कि जब तक अलाइस वहाँ से गुजर न जाए तब तक कोई भी गोली नहीं चलाएगा। सिर्फ एकता का लाइट पलटोन ही अटैक करने के लिए तैयार होगा, जबकि येटोरी का क्लेवरी पलटोन पीछे से स्टैंड बाय रहेगा। जल्दी मैथ्यू एकता के पास आता है और धीरे से पूछते कि वो इतना शांत कैसे रह सकता है। तब एकता उसे एक बहादुर और एक डरपोक जनरल की कहानी सुनाता है और इस तरीके से वो उसे समझाता है कि एक इंसान अपने डर को पहचान लेता है तभी वो उसे सामना करने जितना शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद सेनेक्स उस पर हमला कर देते हैं। एकता तुरंत अपने पलटोन को ऑर्डर देता है कि बीम लाइट्स चलाओ जिससे कि वो अंधा हो जाए। अंधापन का फायदा उठाकर वो गोलियां चलाने और तलवारों से उनको काटने लगते हैं। इसके बाद मैथ्यू अपने पलटोन्स को ऑर्डर देता है कि बीम और बंदूक के साथ चार्ज करें। आखिर में एकता येटोरी से कहता है कि अब उसके क्लेवरी पलटोन को आगे बढ़ना होगा और ट्राइब्स पर चार्ज करना होगा। येटोरी अपने सैनिकों को ऑर्डर देती है कि वो ट्राइब्स के बीच में घुस जाएं और चारों तरफ से घेर कर उन्हें कटाई से खत्म कर दें। कुछ देर के बाद मैथ्यू एकता को रिपोर्ट देता है कि दुश्मन पूरी तरीके से सफा हो चुका है और उनकी तरफ से कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। एकता तब सबसे पूछते है क्या उनके लिए इतने सारे लोगों को मारना आसान था। सूर्य तब तुरंत मना कर देती है। दूसरी तरफ कन्ना अपने कैंप में एक फेलो कॉमरेड से बात कर रही होती है। वो बताती है कि वो शादीशुदा है लेकिन उसका पति मर गया और उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया। इस वजह से उसका किताब पढ़ने का शौक बढ़ गया, खासकर डॉक्टर ओनोराई की किताब। वो उसे एकता के बारे में बताती है किस तरह से उन दोनों की पहचान इस किताब की वजह से हुई थी। लेकिन तभी एक जोर से घंटी बजती है और लोग तुरंत फोर्ट्रेस पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि हर तरफ सेनेक्स ने उन्हें घेर रखा है। जो किला उन्हें सुरक्षित रहने के लिए दिया गया था वो अब पूरा सेनेक्स के कब्जे में आ चुका था। अगली सुबह कैंप के कैप्चर होने की खबर आग की तरह फैल जाती है। कमांडर इन चीफ इधर उधर पागल की तरह दौड़ रहा होता है। गुस्से में वो एकता और मैथ्यू को ऑर्डर देता है कि वो अपने पलटोन के साथ कैंप वापस जीतने निकले, लेकिन एकता उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उस बेवकूफ कमांडर से कहता है कि उन्हें टोरवे के पलटन को भी साथ में लेकर जाना चाहिए क्योंकि कैंप में सेनेक्स की बड़ी सेना और अगर उस पर छोटी या बराबर टक्कर की सेना लेकर उस पर अटैक करेगा तो सब मारे जाएंगे। एकता एक शर्त रखता है कि अगर टोरवे को साथ ले जाने की इजाजत दी जाए
तो वो सिर्फ 1 घंटे में कैंप को कैप्चर कर लेगा और मजबूर होकर कमांडर मान जाता है। अब एकता, टोरवे और मैथ्यू एक बड़े पत्थर के पीछे छुपे होते हैं और दूर से कैंप पर नजर रख रहे होते हैं। परेशान मैथ्यू कहता है कि 1 घंटे में कैंप कैप्चर करना मुश्किल है, लेकिन एकता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो सिर्फ 20 मिनट में ही कैंप पूरा उनका होगा। एकता टोरवे को अपने पलटोन के साथ आगे आने के लिए कहते हैं और साथ ही मैथ्यू को समझाते हैं कि टोरवे ऊपर से फायर सपोर्ट करेगा, जबकि एकता और मैथ्यू आगे बढ़कर अटैक करेंगे। ये सुनकर मैथ्यू घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है कि एयरगन की इफेक्टिव रेंज सिर्फ 40 मीटर है और अगर ऐसे ही सीधा आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही खतरा हो सकता है। तभी से नेक्स्ट कैंप का एक प्लेटून उनकी तरफ आते देख लेता है और तुरंत अटैक करने के लिए अपनी तोपों को तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनके फायर करने से पहले टोरवे दूर से उनके शार्प शूटर को गोली से गिरा देता है। एकता मैथ्यू को बताता है कि टोरवे इतनी दूर से गोली कैसे मार पा रहा है। वो समझाता है कि टोरवे ने अपनी बंदूक के बैरल में छोटी छोटी रिजेस बनाई है जो गोली को घुमाने में मदद करती है। इस वजह से गोली सीधी और स्टेबल ट्रेजेक्टरी में जाती है जो उस नॉर्मल बंदूक से 5 गुना ज्यादा एक्यूरेट बना देती है। ये नई टेक्नोलॉजी डॉक्टर एनरोय ने बनाई थी जिसे एयर राइफल कहा जाता है। जल्दी टोरवे सभी एनिमी शार्प शूटर्स को खत्म कर देता है और एकता तुरंत अपने पलटोन को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर के अंदर ही वो कैंप पर कब्जा कर लेते हैं। ये सब डॉक्टर एनरोय की दी गई टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हो पाया। जब सब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो हर कोई हैरान होता है कि टोरवे सिर्फ 4 गोली से 6 तोपों को कैसे उड़ा दिया। टोरवे एक हल्के मुस्कुराहट के साथ कहता है कि ये नई इन्वेंशन साइंस की देन है और नए वाला युग टेक्नोलॉजी का होगा। अब शार्प शूटर को एक नया नाम दिया जाएगा, स्नाइपर्स। तभी एक सिपाही तेज भागते हुए आता है और वो बताता है कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट नेजरू कहाँ पर गायब हो गया और आगे वाले कैंप से मदद की भीख मांग रही। वो कैंप पहुंचते हैं और देखते हैं कि घायल सभी सिपाही वहाँ पर पड़े हैं। एकता तुरंत एक मेडिस को बुलाने का ऑर्डर देता है और अपने दोस्तों को चेतावनी देता है कि इसके बारे में किसी को कुछ ना कहें, क्योंकि अब से सिर्फ और सिर्फ एकता ये फैसला करेगा कि क्या करना है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ कैंप के और आगे सफर पर निकलता है और कई घंटों सफर करने के बाद एकता सबको ऑर्डर देता है कि वो 2 दिन तक पहाड़ की बेस पर कैंप लगाएंगे। सभी लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन एकता एकदम ठंडे लहजे में कहता है कि ये जरूरी है। ये टोरी एकता का समर्थन करती है और समझाती है कि उन्हें ऊंचाई की आदत डालनी होगी, वरना अगर वो सीधा ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो किसी न किसी की जान जरूर जाएगी। ग्रेट अलीफट्रा माउंटेन की ऊंचाई पर एक भयंकर युद्ध चल रहा है जिसमें जीतने के लिए हमें पहाड़ों के नियमों को मानने होंगे। एकता इस बात पर जोर डालकर कहता है कि ऊपर जाने वाली हवा पतली हो जाती है जो कि कई तरह की बीमारियां ला सकती है। डॉक्टर एनआरआई इसे अल्पाइन सिकनेस का नाम देते हैं। अपने साथियों को सुरक्षित रखने के लिए एकता एल्टीट्यूड एडेप्टनेस के स्टेप को छोड़ नहीं सकता। एकता और ये टोरी कैंप की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर कन्ना और उसके साथी थे। वहाँ पहुँचते ही एक भयंकर दृश्य उनका इंतजार कर रहा होता है। हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी होती है। एकता की नजर जैसे ही कन्ना की घायल लाश पर पड़ती है तो उसकी आंखों से खून निकल जाती है। एक दुख भरी विदाई के बाद वो ये टोरी के साथ कैंप की तरफ लौट जाती है। 2 दिन फुटहिल्स में कैंप लगाने के बाद फिर से चढ़ाई का वक्त आ जाता है। एक कठिन और जानलेवा सफर के बाद वो लोग अल्फल्ट्रा माउंटेन के 3800 मीटर तक पहुंच जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वहां पर उनका सामना जनरल सैम्पा से होने वाला है। सैम्पा जो वहां का एक मुख्य अधिकारी होते हैं, जैसे ही एकता और उसके साथियों को देखते हैं समझ जाता है कि स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है, इसलिए उन्हें यहाँ मदद के लिए भेजा गया है। मेडिका होरोमा जनरल सैम्पा से युद्ध की स्थिति के बारे में पूछती है। सैम्पा बताते हैं कि युद्ध अपने अंतिम चरण पर है। 3 सेनाएं अलग अलग पहाड़ी रास्तों से सैनिक दुश्मनों से लड़ने के लिए जा रही है। जैसे ही वो अपने दुश्मनों को सफाई करेंगे सभी एक जगह पर मिलेंगे। जैसे ही एकता युद्ध के नक्शे को देखता है उसको तुरंत समझ में आ जाता है कि एक ही मैदान पर दुश्मनों को लाने की चाल है। ये योजना जनरल सैपिडस की जो कि एकता से नफरत करता है, पर अब इसमें बदलाव करना बहुत ही नामुमकिन है। सैम्पा घोषणा करता है कि सभी 5 फौजियों को मिलाकर एक पलटोन बनाया जाएगा और फिर वो एकता को इस पलटोन का कमांडर बनाता है और उसे नेतृत्व संभालने की कहता है। जब एकता अपने काम के बारे में पूछता है तो कैप्टन बड़े ही कैजुअल अंदाज में कहता है कि उन्हें बोनफायर जलाने होंगे, पर बोनफायर का मतलब होता है सैनिक के घरों में आग लगाना। ये एकता के लिए एक कठिन फैसला होता है, पर उसे मजबूरन इसे अंजाम देना पड़ेगा। लेकिन एकता गाँव वालों को विश्वास दिलाता है कि उनका नया घर पश्चिम के गाँव में दिया जाएगा। बाद में जब वे गाँव वालों को लेकर जा रहे होते हैं, एकता अपने दोस्तों से अपनी गलती मानता है। उसे समझ में आता है कि उसने जनरल सैम्पा की असलियत नियत को पहचानने में गलती कर दी है। जनरल सिर्फ एक शतरंज का मोहरा जो कि गरीब गाँव वालों को इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए कर रहा है। वो उनको पश्चिम में भेज रहा है ताकि दुश्मन की सप्लाई कट हो जाए और बाद में उनका उपयोग समझौते के लिए किया जा सके। पर जो भी हो, ये जनरल सैम्पा की बेकार स्ट्रेटजी से तो काफी बेहतर है। एकता को पता है कि जो रूट वो लोग फॉलो कर रहे हैं वो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इसका सीधा मतलब है कि काफी लोग रास्ते में भाग जाएंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि सिर्फ लोग ही नहीं, सैनिक भी इस गलती का नतीजा भुगत रहे हैं। दूसरे विलेजेस में गाँव का कत्ल हो रहा है। जल्दी रिफ्यूज कैंप पर पहुंच जाते हैं और एकता फैमिलीज को अलग अलग जगह भेजने लगता है। तभी एक छोटा लड़का गुस्से में भागते हुए आता है और अपना विलेज वापस मांगता है। एकता उसे समझाने की कोशिश करता है कि वॉर खत्म होते ही इंश्योर करेगा कि सब सोल्जर्स उनके लैंड पर चले जाएं। पर लड़का बार बार वही बात करता है और एकता गुस्से में उसके नाक पर छोटी सी चोट लगाता है जिससे कि तुरंत खून आ जाता है। तभी एक अजीब सा लड़का डियानकुंग आता है और बिना सोचे समझे एकता को जोर से मुक्का मार देता है। फिर वो लड़के के सामने झुककर एकता की तरफ से माफी मांगता है और बाद में जाकर एकता के पास खड़ा होता है। पर हैरान करने वाली बात ये होती है कि एकता उसे थैंक यू बोलता है कि उसने उसे समझाया और विलेजर्स की मदद की। बाद में सूर्य एकता से पूछती है कि उसने डाइकुन को वापस क्यों नहीं मारा, तो एकता कहता है कि डाइकुन सही कह रहा था
क्योंकि वो दुखी विलेजर्स की मदद कर रहा था। लोग उतना ही कर सकते जितना उनकी सिचुएशन अलाउ करती है और बेहतर है कि उन लोगों की मदद की जाए जो वॉर के बीच में फंस गए। कुछ दिन के बाद सपीता एक ऊंचाई जगह पर खड़े होकर स्पीच देने लगता है। वो अनाउंस करता है कि वॉर अब खत्म होने वाली है और ये लोकेशन शायद से अब लास्ट बैटल की जगह होगी। कल सुबह सभी को बैटल के लिए निकलना पड़ेगा और इसीलिए रात को आराम कर लो और अपनी एनर्जी वापस ले आओ। अगले दिन सुबह एक ग्रुप माउंटेन के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं जिसमें चारों तरफ बहुत ही गहरे गहरे खाई और घाटियां होती है। जनरल सैम्पा थोड़ा टेंशन में लगता है और टोरवे को समझाता है कि वो इसलिए वॉरिड है क्योंकि कहीं से भी एयर मोर्टे से अटैक हो सकता है। सुविन एकता उनके पास आता है और सजेस्ट करता है कि अटैक होने की संभावना के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो कहता है कि ऑफिसर कैंडिडेट्स की यूनिट के साइड शील्ड लगवानी चाहिए। सैम्पा उसकी बात मानता है और जनरल सफरीडा को बोलता है कि थोड़ा साइड हो जाए ताकि प्लान एक्सिक्यूट हो सके। एकता इस डिसीजन के लिए उसको सैल्यूट करता है और सब लोग उसको एक ग्रेट कमांडर होने के लिए सैल्यूट करते हैं। लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसा एकता ने प्रेडिक्ट किया था, सेनेक्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और हर तरफ से आग के तीर बरसाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उनके सोल्जर्स गिरने लगे और तभी एकता टोरे को तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि सिर्फ उनके आदमियों के पास ही राइफल्स हैं। जल्दी एक बड़ा सैनिक सोल्जर्स का ग्रुप पहाड़ के नीचे उतरने लगता है। उनमें से एक सीधा हरोमा पर वार करता है पर एकता बीच में आ जाता है और उनके बचाव करता है। लेकिन जैसे ही वो सैनिक सोल्जर फिर से अटैक करने वाला होता है तभी डियाकुन तुरंत उसे आकर बचा लेता है। दूसरी तरफ याटोरी सफेदा को एक सैनिक 15 लड़की से बचा रही होती है। दोनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि दोनों ही अपनी तलवार चलाने की कला में माहिर होते हैं और एक भी कदम कोई पीछे नहीं हटा रहे होते हैं। धीरे धीरे याटोरी उसकी ट्रिक को समझ जाती है और उस पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन तभी याटोरी दूसरी तरफ देखती है और देखती है कि डियाकुन पर अटैक हो चुका है। वो तुरंत चीफ्टेन लड़की को छोड़कर डियाकुन की तरफ दौड़ती है और तब तक वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। बहुत कोशिश के बाद भी वो डियाकुन को बचा नहीं सकता और वो अपनी चोटों की वजह से मर जाता है। मरने से पहले वो याटोरी को बुलाता है और वो उससे अपनी रियासत की राज्य का ध्यान रखने के लिए कहता है। साथ ही वो उससे पूछते क्या वो एक सच्ची नाइट की इज्जत को बरकरार रख पाएगी। याटोरी डिक्लेयर करती कि डियाकुन उन सबसे बेहतर लड़का था और उसकी वीरता का सम्मान जरूर किया जाएगा। और दूसरी तरफ वो इंजर्ड चीफ्टेन लड़की वो देखती है कि उसका विलेज पूरी तरीके से जलकर तबाह हो चुका है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते क्योंकि इसका पूरा परिवार ही खत्म हो चुका होता है। वो अपने घर की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर अपनी फैमिली की लाशों को देखती है जबकि सोल्जर्स वहाँ पर मजे कर रहे होते हैं। गुस्से से भरी वो तुरंत सोल्जर्स पर अटैक करके कुछ को मार भी देती है पर एक सोल्जर उसे नीचे गिराकर दबा लेता है और बुरी नीयत से उसके करीब आने लगता है। लेकिन उसकी कुछ करने से पहले एकता याटोरी और उनके दोस्तों का ग्रुप वहाँ पर पहुंच जाता है। एकता तुरंत एक सोल्जर्स के मुंह पर जोर से मुक्का मार देता है। फिर वो बाकी सोल्जर्स को धमकाता है कि अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करें और याटोरी से कहते हैं कि नाना के हाल को चेक करें। चीफ्टेन लड़की और याटोरी कंफर्म करते कि वो बिल्कुल ठीक है और समय पर आने की वजह से उन्होंने उसे बचा लिया। जल्दी एकता अपनी आंखों में गुस्से के साथ उन सोल्जर्स की तरफ बढ़ता है और डिक्लेयर करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग हीरो से या फिर वॉरियर, लेकिन जानवर जैसे लोगों के लिए उनके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं है। अगले दिन सुबह वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। जनरल सैम्पा कहता है कि अब वॉर जल्दी खत्म होने वाली है, लेकिन एकता इस बात को लेकर इतना शोर नहीं होता है। वो कहते हैं कि जो लोग रात में उन पर अटैक कर रहे थे वो सिर्फ सेनेक्स ही नहीं थे बल्कि कोकेन किंगडम के कैलिकम गोस्ट स्क्वाड भी थी। मैथ्यू पूछता है कि अगर कोकेन भी वॉर में इन्वॉल्व था तो इसका मतलब क्या था। तब एकता समझाता है कि ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि उनके अटैक टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट थी, चाहे वो असासिनेशन हो या फिर गोरिल्ला वॉरफेयर या फिर ब्लेड टेक्निक्स। जल्दी टोरे को समझ में आता है कि दुश्मन के पास भी एयर राइफल्स हैं और ये सिर्फ क्योंकि रिपब्लिक के पास ही हो सकती है। डॉक्टर अनराय ने सबको बेवकूफ बनाया था। जब सब इस बारे में बात कर रहे थे तभी एक आदमी जो कि प्योर सफेद कपड़े में होता है और घोड़े पर सवार होता है सीधा सपीता के सामने आता है। वो अपने आप को एल्डन इंस्पेक्शन टीम का लीडर बताता है और वो कहता है कि उन्हें शिकायत मिली कि नॉर्थन रीजन में किंगडम के रूल्स का उल्लंघन हो रहा है। उन पे 4 ग्रेट स्पिरिट्स अवेलना का आरोप लगा है। ये सुनते ही एकता को तुरंत याद आता है कि उन स्पिरिट्स का जो डार्क डंजन में बनते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें बताते हैं कि वो सच्चाई जानने के लिए आए, लेकिन जब इतने सारे स्पिरिट्स बिना जान के इधर उधर बिखरे मिले तो उन्हें कंफर्म हो गया कि सपीता अपने क्राइम में दोषी है। डर से कांपते हुए सपीता बहाने बनाने लगता है पर इंस्पेक्टर उससे कहता है कि ये सब बाद में कहना जब उसके पास हेडक्वार्टर से ऑफिशियल बुलावा आएगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है पर गुस्से में भरा सपीता एकता और उसके दोस्तों का पीछा करने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एल्ड्रिना की आर्मी नॉर्थन ग्रीनसन की चारों तरफ से घेर लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि किटोका ने सेनेक्स को चलाया और अब एल्ड्रियन को भी अपनी तरफ मिला लिया। नॉर्थन ग्रीनसन पहले ही लंबी लड़ाई के बाद थक चुका है और अब एक और युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है। जल्दी ये खबर सपीता तक पहुंच जाती जो कि बिल्कुल पागल हाथी की तरह बिहेव कर रहा होता है। वो अपने सोल्जर को या तो दुश्मन का सामना करने या फिर पीछे हटने का ऑर्डर देता है, लेकिन सोल्जर इतने थके हुए होते हैं कि वो लड़ नहीं सकते। तभी एकता सजेस्ट करता है कि उन्हें रिट्रीट सपोर्ट यूनिट का पीछा करने चाहिए जो कि दुश्मन को थोड़ी देर तक रोक सके ताकि बाकी सोल्जर सेफली पीछे हट सके और वैसे भी उनके पास सिर्फ 8000 सोल्जर्स ही बचे हैं। अगर वे डिफेंसिव बैटल करना चाहे तो कम से कम 6000 सोल्जर्स बेस में रखने पड़ेंगे और 2000 रीट के लिए सपोर्ट के लिए यूज करने पड़ेंगे। ये टोरी और समझाती कि रिट्रीट करने के लिए बाय करने से पहले एक पहली लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि प्रिपरेशन के लिए वक्त मिल सके। इसके लिए उन्हें एक सिग्नल बटालियन का यूज करना होगा जो कि करीब 6000 सोल्जर्स की होगी।
सेम्पा योटोरी की बात से एग्री करता है और सफेदा से कहता है कि कमांड उसके हवाले कर दे। तभी एकता एक और अजीब बात कह देता है और सिनाक से मदद लेने का प्लान बनाता है। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। रात को योटोरी और एकता नाना के पास जाते हैं जो कि रस्सी से बंधी होती है और उससे माफी मांगने लगती है। गुस्से से भरी नाना उन्हें दोष देती है कि उन्होंने सिनाक्स को युद्ध में हरा दिया और अब वो उनके ऊपर दया दिखा रहे हैं। तभी एकता कहता है कि उनका युद्ध की इन ह्यूमन नेचर के लिए माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से जरूर माफी मांगेगा जो कि उसके कमांड में थे और उन्होंने बिना मतलब की हिंसा और कत्ल की। जल्दी एकता एक और डैगर उठाता है और एक कहानी सुनाता है, एक हंटर की कहानी जिसे अपनी उंगली काटनी पड़ी थी क्योंकि उसने गलती से एक मर्चेंट की बेटी को गोली मार दी थी। ये कहकर एकता भी दर्द सहकर अपनी एक उंगली को काट लेता है। एक रिमाइंडर और माफी मांगने का एक ट्रेडिशनल तरीका। ये वही कहानी है जो नाना ने उसे 9 साल पहले सुनाई थी। तभी पता चलता है कि एकता और नाना 9 साल पहले मिल चुके थे और धीरे धीरे नाना को भी याद आ चुका था कि एकता कौन है। फिर एकता नाना से 3 फेवर मांगता है। पहला कि उसके किए गए गलत कामों के लिए उसको माफ कर दे और एक्सेप्ट कर ले। दूसरा कि सिनाक उसकी मदद करे ताकि होली आर्मी के एल्ड्रिना को हटा सके। नाना को समझ में आता है कि एल्ड्रिना न सिर्फ किंगडम का दुश्मन है बल्कि सिनाक्स का भी है और वो दोनों को स्पिरिट्स की रक्षा के नाम पर तबाह करना चाहते हैं। लेकिन असल दुश्मन एल्ड्रिना नहीं, वो तो एक मोहरे की तरह यूज हो रहे हैं। सच्चा दुश्मन तो क्विकन रिपब्लिक है जिन्होंने उन्हें मिलिट्री टैक्टिक्स और गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाया है। एकता वॉर्न करता है कि अगर एल्ड्रिना ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो सिनाक्स और उनके ट्रेडिशनल बिलीफ को बिल्कुल बख्शने वाले नहीं है। लेकिन अगर नाना उनकी मदद करे तो वो ग्रेटिट्यूड देता है कि युद्ध के बाद सिनाक्स को एम्पायर में एक जगह जरूर मिलेगी। नाना जब तीसरा फेवर पूछती है तो एकता सिर्फ इतना कहता है कि उसे बस इतनी इज्जत मिल जाए कि वो उसके नाम से उसे बुलाता रहे। ये सुनकर नाना थोड़ा हैरान हो जाती है लेकिन फिर भी एकता की बात मान लेती है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो लोग वापस जा रहे थे तब योटोरी मजाक में कह देती है जो उंगली एकता ने इतनी हिम्मत से काट दी वो कभी वापस नहीं उगने वाली है। फिर वो सब अपने दोस्तों के पास पहुंचते हैं और एकता बताता है कि नाना उनकी मदद के लिए 2 दिन में 800 सोल्जर भेजेंगे और ये सब पॉसिबल हो पाया कैप्टन सेम्पा की वजह से, जिसने अपनी जगह पर गांव के बेघर लोगों को सहारा दी और उस वजह से जल्दी लोग इकट्ठा हो गए। थोड़ी देर के बाद सेम्पा भी आता है और खुशी खुशी अनाउंस करता है कि उन सभी को प्रमोशन मिल गया। अब वो फर्स्ट और सेकंड रैंक के लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। फिर वो मैथ्यू को बुलाता है और अपने पल्टन को रेयर में लेकर जाए। पहले तो मैथ्यू थोड़ा हेजिटेट करता है लेकिन योटोरी उसे समझाती है कि वो एक शानदार सोल्जर बन चुका है और सबको उस पर गर्व है। वो हारोमा की भी तारीफ करते कि उसने घायल और डरे लोगों के बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा। वो कहती है कि सब मिलकर एक बेहतरीन ऑफिसर बनेंगे और ये उनके सीखने का सबसे अच्छा मौका है। तभी मैथ्यू एकता का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे एकता मौत की राह पर ही क्यों न चल रहा और उसके साथ ही रहेगा और कभी पीछे नहीं हटेगा। एकता आखिरकार उन्हें युद्ध में साथ रहने की इजाजत दे देता है। 2 दिन के बाद सब लोग गोयल के बड़े जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पर वो युद्ध की प्लानिंग और तैयारी कर रहे होते हैं। उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना बचा होता है और वक्त और मेन पावर दोनों की कमी होती है। लेकिन उन्हें जंगल क्लियर करना होगा ताकि एल्ड्रिना की आर्मी मूवमेंट को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सके। दूसरी तरफ एल्ड्रिना जनरल को एकता के प्लान के बारे में पता चल जाता है। वो सोचता है कि जंगल का फायदा उठाकर जल्दी हमला करना बेहतर होगा। जल्दी एकता को खबर मिलती है कि दुश्मन ने उसके कवर को खत्म करने के लिए जंगल में आग लगानी शुरू कर दी है। इस दौरान किंगडम के साथ में प्रिंसेस ट्रामिल एक डरावने सपने से जागती है। सपना एकता का होता है। जागते ही वो सोचने लगती है कि एकता और उसके दोस्तों का युद्ध में क्या हाल हो रहा होगा। तभी एक मैसेंजर बताता है कि होली आर्मी को एल्ड्रिना ने पहाड़ों पर हमला कर दिया है। कैंप्स में एकता युद्ध की तैयारी कर रहा होता है। जंगल जलाकर दुश्मन को रोकने का प्लान काफी काम नहीं आया, इसलिए लड़ाई ही आखिरी रास्ता है। योटोरी भी मानती है कि अगर वो सिर्फ रुके रहे और आग को जलने दे तो दुश्मन किसी और रास्ते से उन पर हमला कर देगा। एकता नाना से डिटेल पूछता है और वो बताती है कि एलिपित्रा माउंटेन सिनाक्स एरिया है और उसके बाद फॉरेस्ट ऑफ गोयल है, लेकिन उनके बीच एक छोटा सा माउंटेन पाथ है जो कि ज्यादातर लोगों के लिए नहीं है, इसलिए उन्हें दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ करना होगा ताकि वो दूसरे रास्ते को ना ढूंढ सके। एकता को पता है कि दुश्मन कोई और रास्ता नहीं ले सकता, बस उन्हें उम्मीद है कि वो कम से कम 8 दिन तक उन्हें रोक सके ताकि सोल्जर्स लड़ाई के लिए तैयार हो सके। दूसरी तरफ होली आर्मी के जनरल को पता चलता है कि आग धीरे धीरे बुझ रही है। उनकी आर्मी में एक चालाक दिमाग वाला जैन होता है जो कहता है कि अब सिचुएशन बदल गई है और दुश्मन चाहता है कि वो वहीं से हमला करे। शाम होते ही जनरल सेम्पा होली आर्मी के गोश्त स्क्वाड को लेकर चिंता कर रहे होते हैं। एकता उनके पास जाता है और कहता है कि उसे शांत रहना चाहिए। उनकी ये स्क्वाड्स बस दुश्मन में डर पैदा करे और उनका फायदा उठाने के लिए बनी है। ये कहकर एकता बेस में लौट जाता है। नाना, मैथ्यू, योटोरी और बाकी सभी दुश्मन पर नजर रख रहे होते हैं, रेडी होते हैं कि अगर दुश्मन हमला करे तो एकता के कहने पर तुरंत जवाब दे सके। एकता जानता है कि सिर्फ 600 सोल्जर और 120 सिनेक्स के साथ जितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो अपना धैर्य बनाए रखता है। जल्दी सेम्पा अनाउंस करता है कि वो पहले दुश्मन को अटैक नहीं करने देंगे, इसलिए वो लाइट बीम्स फायर करने का ऑर्डर देता है और फिर अपने पलटोन से गोली चलाने को कहता है। होली आर्मी इस चालाक हमले से चौंक जाती है और उनमें बहुत ही सारे मर भी जाते हैं, लेकिन दुश्मन उनसे कई गुना ज्यादा होते हैं और एकता देखता है कि दुश्मन ने नजदीकी कैनन्स भी रख दिए। योटोरी घबराहट में कैप्टन से कहती है कि उन्हें दुश्मन के और करीब जाकर लड़ना चाहिए क्योंकि शायद दुश्मन एक और बड़ा अटैक लॉन्च करे। तसुमी, नटोरी और नाना दुश्मन से लड़ना शुरू कर देती है, लेकिन नाना पर एयर गन यूनिट हमला कर रही होती है। एकता योटोरी
येटोरी से कहता है कि वो अपनी एयर गन से दोनों को बचने की मदद करे। दूसरी तरफ जब जेन एयर राइफल से अटैक करता है तो उसे समझ में आता है कि एकता और उसके पल्टोन के पास भी एयर राइफल्स यूनिट है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर एनेरोव जिसने कई को एयर राइफल बनाना सिखाए थे उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर भी है। एकता जैन को इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने दुश्मन पर हमला कर दिया है और अब अपने घायल सोल्जर्स का ध्यान रख रहे हैं। इस वजह से वो अपनी कैनन के आसपास भी नहीं आ सकेंगे। लेकिन तभी एकता देखता है कि होली आर्मी ने एक और सोल्जर्स का ग्रुप भेज दिया है जो उनके लिए तुरंत खतरा बन सकता है क्योंकि उनके सोल्जर्स अभी भी जख्मी हैं। उस मोमेंट पर एकता को येटोरी का वादा याद आता है जो उसकी राइट हैंड बनेगी। तभी वो अनाउंस करता है कि वो छुप कर लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि सीधा दुश्मन का सामना करेंगे। वो स्नेक्स सोल्जर्स की सुरक्षा के लिए कहता है जबकि येटोरी उसका डिफेंस करती है। एकता अपने पल्टोन को राइट फ्लैंक पर लेकर जाता है और येटोरी अपने पल्टोन को लेफ्ट पर। दोनों मिलकर एक ह्यूमन चैन बनाते हैं और वो जल्दी अपने घायल सोल्जर्स को इकट्ठा करते हैं और पीछे हटने लगते हैं। वो बैरिकेड में आग लगा देते हैं ताकि दुश्मन उन तक ना पहुंच सके। दूसरी तरफ होली आर्मी के जनरल गुस्से में होता है क्योंकि उनका अटैक प्लान फेल हो चुका था। उनका जो दिमागदार वाला बंदा जिन था उसे समझ में आता है कि वो अगर कभी अटैक नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गए। उन्हें बस एक और हमला चाहिए जीतने के लिए। इसी बीच हरोमा घायल सोल्जर्स का इलाज कर रही होती है लेकिन दो सोल्जर्स इलाज के दौरान ही मर जाती और इसी वजह से सूर्या गुस्से से बाहर जाती है और एकता और नाना के पास जाकर उनसे इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि उन्होंने 11 सोल्जर्स को खो दिया और उसी वजह सिर्फ एकता स्नेक्स की रक्षा का ऑर्डर था। सूर्या एकता को याद दिलाती कि सर्गेंट ससिनिधि जो कि उसकी इज्जत करता था उसका सपना था कि वो भी एकता जैसा बने। कॉर्पोरल मोनिका जो कि सोल्जर थी उसके अंडर काम करती थी वो भी मर गई सिर्फ ब्लडी स्नेक्स की वजह से। येटोरी तुरंत आकर सूर्या से कहती कि वो एकता को दोषी ना ठहराए क्योंकि स्नेक्स को बचाने का डिसीजन उसका ही था। एकता जानता था कि येटोरी हर हाल में स्नेक्स की मदद करेगी इसलिए उसने सिर्फ उसको कवर दिया। इसलिए स्नेक्स की मदद का डिसीजन येटोरी का था और वो इसकी जिम्मेदार खुद लेगी। फिर वो सूर्या से कहती कि स्नेक्स को अपने दोस्तों की तरह देखो क्योंकि मिलिट्री में पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखनी पड़ती है। हर सोल्जर को ऑर्डर मानना जरूरी होता है। जब सूर्या येटोरी से पूछती कि अगर उसे कहा जाए तो क्या वो एकता को मार देगी तो येटोरी जवाब देती कि एक एग्जाम हमेशा ऑर्डर्स मानता है। ये सुन के सूर्या गुस्से और दुख से रो पड़ती और वहाँ से भाग जाती है। एकता भी येटोरी से वही सवाल पूछते तो वो कहती कि अगर ऐसा दिन आए तो सबसे पहले वो खुद को मार देगी। वो अपनी आत्मा को टुकड़ों में तोड़ देगी और उसे छुरा बना देगी और अपने आग में जला देगी ताकि वो कभी वापस ही न आ सके। जब ये सब हो चुका होता तब एक बचा हुआ इसगम होगा जो कि एकता को मार डालेगा। एकता मुस्कुराकर कहते कि जब तक दो तलवारें उसके गर्दन नहीं काट देती तब तक वो सिर्फ ये सोचता रहेगा कि उसने येटोरी को कैसे खो दिया। दूसरी तरफ वॉर में भी इंटेंस फाइट हो रही होती है क्योंकि एल्ड्रीना आर्मी के पास अब 10,000 सोल्जर्स हैं। प्रिंसेस चैमेल गुस्से से भरी सफेदा और उसके आदमियों के सामने आ जाती है और आराम से बैठे होते हैं। वो गुस्से से पूछती है जब एकता और उसकी आर्मी एक खूनी जंग में फंसी हुई थी तब वो कैसे भाग निकले। वो ऑर्डर देती है वॉर के बाद सफेदा मिलिट्री आर्मी ट्रिब्यूनल में हाजिर हो ताकि उनकी जांच की जा सके। वहीं एकता अनाउंस करता है कि अब वो सिर्फ दुश्मन के अटैक का इंतजार करेंगे और फाइनल साइडलाइन से उनकी चाल देखते रहेंगे। नाना सूर्य के पास जाकर उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से 2 बेहद शानदार सोल्जर्स की जान चली गई। और सूर्य से कहती है कि वो अगर चाहे तो उसके हाथ को काट सकती है पर सूर्य मना कर देती है। वो कहती है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, खासकर स्नेक्स को जो कि उसकी देश का हिस्सा है। तभी एकता को खबर मिलती है कि दुश्मन अपनी पोजीशन बदल रहे हैं और एक यूनिट राइट साइड पर बाईपास करने के लिए अलग हो चुकी है। इस बार वो चालाकी के साथ आगे आ रहे, मतलब बहुत ही तेजी से उनका चाल बदल रहा है। एकता सैंपा से कहता है कि फोर्स भेजकर उन्हें रोका जाए। वो खुद टोरवे के साथ जाने के लिए तैयार होता है पर सैंपा कहता है कि वो खुद जाएगा क्योंकि उसे पता है कि ये जंग उसकी समझ से बाहर है। अगर वो बेस में रहा तो शायद से वो अच्छे फैसले नहीं ले पाएगा। सैंपा एकता और येटोरी को चार्ज लेने के लिए कहता है। एकता उसकी बात मान लेता है लेकिन सजेस्ट करता है कि येटोरी उसके साथ जाए। तभी मैथ्यू और हरोमा एक कैकोन ब्लिप देखते हैं। उसमें कैकोन आर्मी का सबसे तेज दिमाग वाला जिन बैठा होता है जो कि एकता की पलटोन पर नजर रख रहा होता है। येटोरी गुस्से में कहते कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कैकोन इतने नीचे गिर जाएंगे कि ब्लिप का यूज करेंगे। एकता अपनी पलटोन के पास जाकर कहता है कि उस बेकार एयर व्हीकल के बारे में सोच कर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। वो उनसे कहता है कि वो हमेशा ऊपर आसमान में ना देखे बल्कि अपने भविष्य की तरफ देखे और जीत पर ध्यान दे। वो ऑब्जर्व करते कि आग बुझ चुकी और दुश्मन जल चुकी है और अब यही जमीन के रास्ते से उन पर हमला करने का बेहतर तरीका है। इसलिए एकता सभी से कहते हैं कि वो भी एडेप्टिव और मोबाइल डिफेंस मेंटेन करेंगे ताकि दुश्मन को हराया जा सके। इसलिए उन्हें साइंस का सहारा लेना होगा और फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक एकता उन्हें एक लेक्चर देना शुरू करता है कि वॉर के अगले 7 दिनों में कैसे सिर्फ काम करें और जो बाकी बची हुई एनर्जी उसको बचा कर ही रखे, ना कि फालतू के कामों में वेस्ट करें। 7 दिन के बाद जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो वो सभी दक्षिण की तरफ वापस लौटेंगे। तब तक मैथ्यू की पलटन एकता के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए स्ट्रेटजी के हिसाब से लड़ रही होती है। दूसरी तरफ एकता हर 1 घंटे पर नजर रखता है और मैथ्यू की पलटोन को 4 घंटे के लिए आराम करने के लिए कहता है। जब तक ये टोरी कमांड संभालती वही टोरवे सालिसर के सिपाहियों पर गोलियां चलाने लगता है जब वो उन पर हमला करने वाले होते हैं। ये सब एकता के प्लान के दिए गए मुताबिक चल रहे होते हैं क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि सैलिकर के सिपाही क्वाइल के पीछे से अटैक करेंगे। जब एकता को टोरवे की इस बहादुरी की खबर मिलती है तो वो अपने सिपाहियों से कहता है कि लाइट सिग्नल्स भेजकर उन्हें बताया जाए कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया। थोड़ी देर के बाद यह टोरी रिपोर्ट करती कि उसने अपने सोल्जर्स के साथ जंगल में आग लगाने की तैयारी पूरी कर ली है। फिर वो सब मिलकर पुरानी यादों की तरह साथ बैठकर स्नैक्स खाते हैं
यटोरी पूछती है क्या टोरवे ने सैली काम्स के कमांडर को मार दिया, जो कि डाइकोन की मौत का जिम्मेदार था। एकता कहता है कि टोरवे की रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने सभी को मार गया, लेकिन फिर भी संभावना ये कि कुछ लोग बच गए होंगे। इसके बाद एकता यटोरी से वादा करता है कि जब भी उसे जरूरत होगी वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और यटोरी से कहते हैं कि उसे थोड़ा आराम लेना चाहिए और अपनी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। अगले दिन एकता को पता चलता है कि दुश्मन पुराने इलाके में हो सकते हैं। वहाँ ब्लिप देखा गया था, वहाँ चाहे गाड़ी तेज रफ्तार से ही बढ़ रही होती है। एकता समझ जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए अपने सोल्जर से कहते हैं कि तुरंत जाकर पता करे कि कोई क्रेन क्या लेने जा रहा है। लेकिन तभी दुश्मन के कैनन कैंप्स तक पहुंच जाते हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। एकता सबको बताता है कि ये नई तरीके एक्सप्लोजन कैनन है जो कि कई सेना के पास है। ये कंप्रेस्ड सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करके गोलों को दुश्मन पर भेजते हैं। तब एकता को समझ में आता है कि दुश्मन का ब्लिक और कैवेलरी इसके लिए बहुत ही समय से प्रैक्टिस कर रही थी और अब उन्होंने आखिरकार उन्हें मात दे ही दी। इंपीरियल आर्मी ने जो भी रोकथाम की कोशिश की थी वो एक चालाक युद्ध की नीति के महाराठी जिन, जिसे अनस्लीपिंग सीनिंग ऑफिसर कहा जाता है, उनके द्वारा तोड़ दी गई। अब जिन अपनी सेना के साथ सीधा इंपीरियल आर्मी की तरफ बढ़ रहा होता है। एकता अपने आप को दोष देने लगता है कि एक कमांडर होने के बावजूद वो पूरी शक्ति को समझने में असफल रहा, लेकिन वो ये भी जानता है कि अब हथियार डालना और बहाने बनाने का कोई संबंध नहीं है। वो मैथ्यू को कहता है कि वो तुरंत कमांड को संभाले और मोबाइल डिफेंस मिशन जारी रखे। अगर वो सिर्फ 2 और दिन तक जगह को बचा सके तो वो सुरक्षित तरीके से पीछे हट सकेंगे। एकता क्रोमा से कहते हैं कि वो दूसरे कमांड चार्ज करने के लिए निकले और सैनिकों को इकट्ठा करें। तभी नाना बीच में आकर कहती कि वो भी एकता के साथ जाएगी ताकि उसकी सुरक्षा कर सके। एकता कैंप से निकलता है और मजाक में यटोरी से कहता है कि उनके साथ बैटल में मजा ले, जिसे सुनकर यटोरी खुश हो जाती है और वो मान जाती है। रास्ते में यटोरी लगातार जरूरी जानकारी दे रही होती है, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो कि एकता को एक फुल प्रूफ लगे। लेकिन काफी सोचने के बाद एकता एक जबरदस्त प्लान बनाता है। दूसरी तरफ जिन अपने सैनिकों के साथ घोड़ों पर सवार तेज गति से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और दूर से रुककर मैदान को देखने लगता और हवा में तेज खुशबू महसूस करता है। फिर भी वो अपने सैनिकों को ध्यान से आगे बढ़ने का आदेश देता है। उसके सिपाही पूरी सावधानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि एकता अपनी सेना के साथ जमीन के नीचे से छुपा होगा। जैसे जिन के सैनिक पास आते उन पर तेजी से हमला कर देते हैं। ये अचानक हुए हमले जिन की सेना के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होता है और कई सिपाही तुरंत मारे जाते हैं। जिन गुस्से से भर जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा। वो युद्ध में जीत की उम्मीद लगाकर बैठा था। तभी उसकी नजर एक सफेद और लाल झंडे पर पड़ती है, जो दिखाता है कि इंपीरियल आर्मी समझौता करने के लिए तैयार है। जिन तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब हार मानना नहीं बल्कि कुछ और ही चल रहा है। एकता ये पहले से ही सोच चुका था। उसे पता था कि जिन एक लालची आदमी है जो पूरे युद्ध के मैदान पर अपना पूरा कंट्रोल चाहता है। ऐसे लोगों को तब ज्यादा गुस्सा आता है जब युद्ध एकदम अनिवार्य अवस्था में चला जाता है। जल्दी जिन अपने सैनिकों को युद्ध रोकने का आदेश देता है। यटोरी आगे जाकर जिन से मिलती है और कहती कि उनके कमांडर बात करने के लिए आए हैं। जिन हैरान हो जाता है। उसे पता चलता है कि जबरदस्ती युद्ध योजना यटोरी की नहीं बल्कि एकता की है। जिन घमंड से एकता से कहने लगता है कि उसे हार मान लेनी चाहिए क्योंकि संख्या के मामले में उनकी सेना हमेशा जीतेगी, लेकिन एकता इस बात को नहीं मानता। जिन एकता पर दबाव डालने की कोशिश करता है और कहते हैं कि उसकी जिद की वजह से बिना वजह के कई लोग मारे जाएंगे। एकता बहुत ही शांत होकर जवाब देता है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो इस बार शर्तें उनकी होगी। वो कहता है कि इंपीरियल आर्मी जंगल की तरफ पीछे हटने वाली है और 2 दिन के योजना के मुताबिक युद्ध से बाहर चले जाएंगे, लेकिन जिन मना कर देता है। वो कहता है कि वो यहाँ होली आर्मी के एल्ड्रीना की वजह से सुरक्षित करने के लिए आए, वो पीछे नहीं हट सकता। वो धमकी देता है कि अगर युद्ध दोबारा से शुरू होता है तो इंपीरियल आर्मी की हार तय है क्योंकि उनकी सेना छोटी है। एकता शांति से मुस्कुराता है और कहता है कि जिन अब सब कुछ गलत समझ रहा है। फिर वो अपनी बीम सीधा जिन के दिल की तरफ पॉइंट करता है और घोषणा करता है कि बस अब एक ही संकेत देना बाकी है और महान शार्प शूटर टोरवे रायमन जो कि एक राइफल पकड़े खड़ा है वो जिन को एकदम गोली से उड़ा देगा। एकता जिन को चेतावनी देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो ये टोरवे के लिए बहुत ही गलत होगा। एकता जिन को चेतावनी देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो टोरवे के निशाना लगने का सिग्नल होगा। एकता जिन को चेतावनी देता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो टोरवे के लिए ये निशाना लगाने का सिग्नल होगा। जिन आर्ग्यू करता है कि मिलिट्री रूल के अकॉर्डिंग नेगोशिएशन के टाइम पर किसी पर अटैक करना बहुत ही गलत है और ये रूल के खिलाफ है, पर एकता उसको क्लियर करता है कि ये रूल तभी अप्लाई होता है जब दोनों पार्टी अपनी अपनी तरफ से नेगोशिएशन के लिए तैयार हो। लेकिन जिन तो बस हट ही नहीं रहा। एकता उसको वार्न करता है कि अगर जिन पीछे नहीं हटा तो वो नेगोशिएशन फ्लैग को डाउन कर देगा और उसको वहीं पर खत्म कर देगा। ये डिसीजन लेने में उसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। एकता कॉन्फिडेंटली काम करता है कि अगर जिन ने कुछ भी करने की कोशिश की तो उसे मार डालेगा। वो ये भी कहते हैं कि चाहे वो आज पहली बार जिन से मिल रहा हो पर पिछले 6 दिन तक ये चेस गेम की तरह चल रहा है और अगर जिन उसकी कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो अपनी आर्मी को ऑर्डर दे देगा और उसे वहीं पर शूट कर दिया जाएगा। थोड़ी देर तक टेंशन बनी रहती है, फिर फाइनली जिन एकता को कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। एकता उसके डिसीजन की तारीफ करता है और इंपीरियल आर्मी वापस रिट्रीट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जाने से पहले जिन एकता से एक सवाल पूछता है, तुम इतनी शिद्दत से अपनी किंगडम को बचाने के पीछे क्यों पड़े हो? एकता सिंपल जवाब देता है, मुझे कभी किंगडम की परवाह थी ही नहीं, मुझे सिर्फ अपने लोगों की परवाह थी। फिर एकता जिन को वार्न करते कि जब एक दिन किसी काम का नहीं रहेगा तब कैकोन किंगडम उसको एक बेकार चीज की तरफ फेंक देगा। उसके राजा की नजर में उसकी राज्य में कोई कीमत नहीं है। और फिर वो एक और सोलिड डायलॉग मार देता है, सारे हीरोज ओवरवर्क की वजह से मारे
जाते हैं और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो सब वापस कैपिटल में पहुंचते जहाँ पर प्रिंसेस उनका खुशी खुशी स्वागत करती है और अनाउंस करती है कि सभी सोल्जर्स को ब्रेवरी के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद मिलिट्री ट्रिब्यूनल के जनरल सिपुरा को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है क्योंकि उसने बिना किसी वजह की एक वॉर स्टार्ट करके लोगों की जान ली। इस वजह से उसकी सारी मिलिट्री को छीन ली जाती है और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद प्रिंसेस एकता को कैसल में बुलाती है और एम्पायर की करंट सिचुएशन पर उसका ओपिनियन मांगती है। एकता बिना झिझक के बोलता है कि एम्पायर बिल्कुल बर्बाद होने की स्पीड में है, पॉलिटिक्स करप्ट है और एम्पायर सिर्फ एक ही पपेट बना बैठा है जो अपनी ड्यूटी तक प्रॉपर्ली नहीं निभा रहा है। तब प्रिंसेस एक अनएक्सपेक्टेड बात बोलती है। वो एकता से रिक्वेस्ट करती है कि वो मिलिट्री में सबसे टॉप तक पहुंचे और जानबूझकर एक वॉर हार जाए ताकि एम्पायर को एक नए सर से रीबिल्ड किया जा सके। उसके अकॉर्डिंग जब एम्पायर पूरी तरीके से नीचे चला जाएगा तभी वो कल्चर, इकोनॉमी और ट्रेडिशनल को वापस लेकर आ पाएंगे और तब तक फाइट करेंगे जब तक कि एम्पायर कंप्लीट लॉस ना हो जाए। रात को एकता येटोरी से मिलता है जैसा वो हमेशा करता है और उसको प्रिंसेस के प्लान के बारे में बताता है, पर वो क्लियर करता है कि वो इस प्लान को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि अगर एम्पायर एक वॉर हारता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि उसको येटोरी के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा जो कि किंगडम की प्रोटेक्टर है। एकता के लिए कंट्री कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी, उसके लिए सिर्फ एक ही इंसान इम्पोर्टेंट है, येटोरी। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।